तो टारगेट देख लो क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पूरा खत्म कराता हूं मैं, ठीक है। पर यार एक बात रिक्वेस्ट नहीं है, मतलब तुम समझ सकते हो, कर लेना, तुम इस सेशन को जितना शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों में, जहां जहां तुम्हारी कम्युनिटी ग्रुप्स बने, तो शेयर कर देना बस, ठीक है। और लाइक कर सकते हो तो लाइक कर लेना, ठीक है। ओके, हाँ, ओके। और चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सपोर्टिंग जितना भी मैं रखूंगा एडिशनल, क्योंकि वो चैनल एकदम इंगेज चल रहा है, तो इसके अलावा जो भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ यही कराने वाला हूँ मैं, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करता हूं मैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक साइंटिस्ट थे हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहिन। एनसीईआरटी के पहले पैरा में दोनों साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, तो मैं तुम्हें समझा दूं। एक साइंटिस्ट थे हर्बर्ट बोयर, तो हर्बर्ट बोयर साहब ने बहुत बेहतरीन रिसर्च की थी। इन्होंने कुछ ऐसे एंजाइम पर काम किया, हर्बर्ट बोयर साहब ने कुछ ऐसे एंजाइम पर काम किया जो डीएनए को स्पेसिफिक पैटर्न में कट करते हैं, यस, कट करते हैं। और कभी कभी वो स्पेसिफिक पैटर्न आपस में रीअसेंबल, रीलाइगेज, मतलब जुड़ जाते हैं आपस में, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इसकी सारी स्टडी की थी हर्बर्ट बोयर ने, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर काम किया था हर्बर्ट बोयर ने, ठीक है। पैरेलल में ही, ठीक है, स्टैनले कोहिन, ठीक है, उन्होंने देखा कि हर बैक्टीरिया के अंदर, मतलब कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होता है जो सर्कुलर फॉर्म में होता है, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। वो ढूंढ लिए, तो उन्होंने कहा इनको निकाला कैसे जा सकता है और उनको वापस एंटर कैसे किया जा सकता है, तो उसकी पूरी टेक्निक पे काम किया, जो ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स में मैंने मेंशन कर दी थी। शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए थे, ऑलरेडी दे रखे हैं आपको। हर्बर्ट बोयर, ठीक है, इन्होंने कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर काम किया, उनके कटिंग फैशन, पर्टिकुलर फैशन में कट करते हैं और वापस में स्टिकी एंड जुड़ जाते हैं, इस पर काम किया। स्टैनले कोहली ने, ठीक है, ठीक है, वर्क ऑन द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड पर वर्क किया, उनके उस मेथड को निकाला से निकाला जा सके और रीइंसर्ट किया जा सके। और बाद में दोनों ने ही मिलकर के 1972, मत भूल जाना 1972, ये मत भूल जाना, इस पर क्वेश्चन आएगा। 1972 में इन्होंने एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट बनाया। रिकॉम्बिनेंट क्या होता है? जब दो टाइप के डीएनए को आपस में जोड़ा जाता है, इसको रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। तो उन्होंने एक प्लाज्मिड में ड्रग रेजिस्टेंट जीन को जोड़ करके, एक प्लाज्मिड में ड्रग रेजिस्टेंट जीन को जोड़ करके, क्योंकि इसके लिए कटिंग करना पड़ेगा, कटिंग पे काम किसने किया था? हर्बर्ट बोयर ने, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पर, ठीक है। और प्लाज्मिड में जोड़ना है, तो प्लाज्मिड को आइसोलेट किसने किया था? स्टैनले कोहिन ने, ठीक है। तो दोनों ने मिलकर के एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट बनाया, जिसमें एक प्लाज्मिड में ड्रग रेजिस्टेंट जीन को जोड़ा और एक बेहतरीन रिकॉम्बिनेंट बनाया 1972, ये मत भूल जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। एक लाइन में ध्यान रखना, जब भी मैं बात करूंगा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है जहां पर हम काम करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उनसे आइसोलेटेड एंजाइम्स के ऊपर जो डिफरेंट टाइप के फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनाते हैं या डिफरेंट टाइप के मिल्क प्रोडक्ट बनाते हैं, यस। तो उन एंजाइम्स पर हम काम कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म पर काम कर रहे हैं, या उन ऑर्गेनिज्म से आइसोलेटेड एंजाइम पर काम कर रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ये थी आपकी ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जबकि टुडे लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी क्या है? यहां पर हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं, यस। यहां पर आईबीएफ की बात करते हैं, यस, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहां पर हम जीन क्लोनिंग की बात करते हैं, यहां पर हम, ठीक है, यस, जीन क्लोनिंग। और हम साथ में जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, यानी यहां पर हम जीन थेरेपी की बात कर रहे हैं, डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस कर रहे हैं, डीएनए वैक्सीन की बात कर रहे हैं। तो जितना भी मैंने आपको सिखाया वो सब किस में आता है? टुडे या न्यू बायोटेक्नोलॉजी। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन थोड़ी चेंज हुई। उन्होंने कहा बायोटेक्नोलॉजी है क्या? इट इज अ इंटीग्रेशन। इट इज अ इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन है ये? भाई ये इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का। जैसे मैंने भी अपने लाइफ में जो रिसर्च की है उसमें डिफरेंट टाइप के नैनो कॉन्जुगेट बनाए, उसमें हमने प्लांट से डिफरेंट टाइप के फाइटोकेमिकल्स आइसोलेट किए, जिनमें स्पेशली OH ग्रुप होता है, और उन OH ग्रुप से डिफरेंट टाइप के नैनो पार्टिकल के मैंने उसमें अटैचमेंट किए हैं, और एक कह सकते हो वंडर ड्रग बनाया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट। समझ में आया? यस, ठीक है। तो ऐसे इस बायोटेक्नोलॉजी में हो तो ये तो हो रहा है। इस बायोटेक्नोलॉजी हम कर क्या रहे थे? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल पार्ट्स ऑफ देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालोगस, ठीक है, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मेरी बात समझ पा रहे हो?
यस, लो वॉइस, हेलो हेलो हेलो, एक मिनट वॉइस चेक करता हूं, लो, हेलो, ठीक है, वैसे लो तो नहीं है, दिखा तो ठीक रहा है, इससे ऊपर होते ही वो घर घराहट आती है, ठीक है। तो वॉइस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा इतना रखा है जिससे कि आपके कान को दिक्कत ना करे, तो आप अपने स्पीकर को थोड़ा सा सेट कर सकते हो, यस, अपने स्पीकर को थोड़ा सा सेट कर सकते हो, ओके। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं फिर से अगेन, समझना मेरी बात ध्यान से। हाँ, लो वॉइस नहीं है बेटा, ठीक है ठीक है, हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा होते हुए घरघराहट आ रही है इसलिए, ठीक है, ऑल गुड, ठीक है ठीक है। तो तीन डेफिनेशन ध्यान रखनी है। ओल्ड डेफिनेशन जहां पर हम ऑर्गेनिज्म या उनसे आइसोलेटेड एंजाइम को यूज कर रहे हैं फर्मेंटेड प्रोडक्ट और मिल्क प्रोडक्ट को बनाने के लिए। न्यू डेफिनेशन जहां पर डीएनए वैक्सीन, जहां पर आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, जहां पर हम, ठीक है, कह सकते हो जीन थेरेपी यूज कर रहे हैं, ये लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी है। और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इट इज अ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस विद सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड पार्ट्स देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉगस, ठीक है, फॉर डिफरेंट सर्विसेज एंड प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना है आपको, तीनों डेफिनेशन। अब मेन बेसिक प्रिंसिपल क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, तो ये दो चीजों पर डिपेंड होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस या केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? एक ऐसी इंजीनियरिंग जहां डीएनए के अंदर आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, कट कर सकते हो डीएनए को, और डीएनए को जोड़ भी सकते हो, यानी डिजायरेबल जीन को जोड़ सकते हो और डिजायरेबल जीन को निकाल सकते हो, यानी किसी भी डीएनए और आरएनए की केमिस्ट्री चेंज कर सकते हो। ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन के संग आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, ठीक है। और भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग, भाई आप समझो डीएनए होता कहां है, जैसे छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो में साइज है, समझ रहे हो, वायरस नैनो में साइज है, उसके अंदर मिलने वाला डीएनए, डीएनए का एक जीन, किस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो उस लेवल पे काम करने के लिए उस एम्बियंस को, उस एटमॉस्फेयर को, उस वातावरण को, ठीक है, एकदम कंटामिनेशन फ्री रखना पड़ेगा, तभी ये इंजीनियरिंग पॉसिबल है। इसको बोलते हैं, उस कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस को रखने के लिए आपको केमिकल्स या डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी कराया जाता है, और उसको कहते हैं बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग उस एम्बियंस को, एटमॉस्फेयर को कंटामिनेशन फ्री रखती है, क्लियर बिल्कुल। और जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसमें डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर आप मैनिपुलेशन कर सकते हो, और ये मैनिपुलेशन उसके फिजिकल कैरेक्टर को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यस, यानी फिनोटाइपिक कैरेक्टर ही चेंज हो जाएंगे, क्लियर है बिल्कुल। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस या केमिकल इंजीनियरिंग, इस पर बेस्ड है पूरी बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी में स्टार्टिंग में कुछ बातें कही गई हैं भाई, स्टार्टिंग में बायोटेक्नोलॉजी बताना चाहती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बेहतर क्यों है, या दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है। नेचर में स्टार्टिंग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट था, कैसा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट था, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट है कि जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करना, उसमें वेरिएशन को रोकना, ठीक है। पर नेचर क्या चाहती है, वेरिएशन, उसी की स्टेबिलिटी है। तो धीरे धीरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोमिनेंट हुआ, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन को रोकता है, ठीक है, या कह सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करता है, ठीक है, चेंज होने से रोकता है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। अब समझना, ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन की बात भी की है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी बोलती है ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन टेक्नोलॉजी क्या थी भाई, कि दो एनिमल की आप ब्रीडिंग करा रहे हो, तो एक एनिमल के अच्छे करेक्टर चाहते हो, पर अच्छे के संग संग बुरे करेक्टर भी उसके आ जाते हैं, या बुरे जीन भी आ जाते हैं जो आप नहीं चाहते थे, पर मजबूरी है, अच्छे के संग बुरों को भी लेना पड़ेगा। इट इज अ ट्रेडिशनल हाइब्रिडेशन टेक्नोलॉजी। पर आज की डेट में क्या हो गया, आज की डेट में हम क्या सीख चुके हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर। तो इस टेक्नोलॉजी के बेस पर आज की डेट में जो हाइब्रिडाइजेशन टेक्नोलॉजी है, उसमें हम ओनली डिजायरेबल जीन को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, अनडिजायरेबल जीन को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम जीन क्लोनिंग को समझाएंगे। सबसे पहले व्हाट इज जीन क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग का मतलब समझना मेरी बात, जीन क्लोनिंग का मतलब समझना मेरी बात, ध्यान से समझना, मैं पूरा रिवाइज करा करा के आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अभी हमने क्या बात की है, डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है, और तीसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर किस तरीके से डोमिनेंट हो सकता है, क्लियर है। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन और मॉडर्न हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मॉडर्न हाइब्रिडाइजेशन जीन क्लोनिंग पर बेस्ड है, तो जीन क्लोनिंग क्या है, ठीक है, जीन की
मल्टीपल सेम मल्टीपल कॉपी बना, इसके जीन क्लोनिंग बोलते हैं। तो जीन क्लोनिंग के लिए सबसे पहले आपको जीन को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो जीन को आइसोलेट करने के लिए आपने डीएनए को आइसोलेट किया, उसमें से जीन को निकाल लिया, जीन निकाल लिया बाहर। अब जीन की क्लोनिंग करनी है तो जीन को बिठा करके होस्ट के अंदर भेजना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूलर व्हीकल चाहिए। तो मॉलिक्यूलर व्हीकल क्या होते हैं? प्लाज्मिड। मॉलिक्यूलर व्हीकल क्या होते हैं? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होते हैं? इट इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? ठीक है, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, जिसका मेन क्रोमोसोम से कोई मतलब नहीं है। आप इन व्हीकल्स को आइसोलेट करोगे, इन व्हीकल्स के संग इस जीन को जोड़ोगे, मतलब रिकॉम्बिनेंट बनाओगे। इस रिकॉम्बिनेंट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से दोनों को कट करोगे, लाइगेज की हेल्प से दोनों को जोड़ोगे, और क्या बन गया? फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। क्लियर है बिल्कुल। अब इस रिकॉम्बिनेंट को, जिसमें दो टाइप के जीन को आपने जोड़ा है, समझ में आया? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट लगा करके लाइगेज की हेल्प से जोड़ा है, इस रिकॉम्बिनेंट को किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर करोगे। होस्ट में ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो होस्ट को क्या बोलोगे? ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलोगे? ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर बिल्कुल। तो आपने इस रिकॉम्बिनेंट को उठाया और एक होस्ट के अंदर डाला, एक होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करने की प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, इस होस्ट को मतलब इकोलाई को आप ट्रांसफॉर्मेंट बोल सकते हो। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो इस इकोलाई को आप ट्रांसफॉर्मेंट बोल सकते हो। ठीक है, अब ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इसके अंदर ORI साइट है, और ये ORI इसके कॉपी नंबर को डिसाइड करेगी। यानी ये प्लाज्मिड अपनी मल्टीपल कितनी कॉपी बना सकता है, ये डिसीजन कौन लेगा? हमेशा ORI। तो इसकी ORI जितनी कॉपी बनानी है उतनी कॉपी बना देगी। तो जितनी कॉपी बनेंगी तो आपके जीन की भी कॉपी बन जाएंगी। क्लियर है बिल्कुल। और फिर ये बैक्टीरिया जब रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी मल्टीपल कॉपी बनाएगा, तो ये कॉपी उसके अंदर भी जाएंगी। यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, जितने बैक्टीरिया बनते जाएंगे उसमें प्लाज्मिड की भी मल्टीपल कॉपी बनती चली जाएंगी। इससे क्या मिलेगा आपको? बेहतरीन तरीके से जबरदस्त क्या मिलने वाला है आपको? यहां मल्टीपल उस जीन की कॉपी मिलने वाली है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? बस तुम मेरा मनोबल बढ़ाते रहना, दिल और आग लगाते रहना। ठीक है, तो मेरी एनर्जी एकदम मेंटेन रहेगी। व्यू चाहे कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस बीच बीच में आग लगाते रहना। ठीक है, एनर्जी लेता रहूंगा और खतरनाक तरीके से एक एक चीज कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल बायोटेक्नोलॉजी का किस पर बेस्ड है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगला एनसीईआरटी क्या बोल रही है? एनसीईआरटी बोल रही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर डोमिनेंट कैसे है, बेहतर कैसे है। ठीक है, अगला एनसीईआरटी बोल रही है कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन मॉडर्न हाइब्रिडाइजेशन से डिफरेंट क्यों है। समझ में आया? डिफरेंट क्यों है ये बता रही है। तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए। ठीक है, अब मॉडर्न हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आती है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग, तो जीन क्लोनिंग क्या है? एक जीन की मल्टीपल कॉपी बनाना। तो जीन को आइसोलेट करोगे, एक वेक्टर के संग जोड़ोगे और क्या बना दोगे? रिकॉम्बिनेंट। क्या बना दोगे? रिकॉम्बिनेंट। इस रिकॉम्बिनेंट को होस्ट में ट्रांसफर करोगे, और ट्रांसफर करने की मैकेनिज्म को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तब इस होस्ट को आप ट्रांसफॉर्मेंट बोलोगे। समझ में आ गया? इस ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर इसकी मल्टीपल कॉपी बनना किस पर डिसाइड करता है? ORI। ORI, मेरी बात समझ रहे हो ना? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसके कॉपी नंबर को डिसाइड करेगा तो उतनी कॉपी बन जाएंगी। फिर इक्वलाई अपना को डिवाइड करेगा तो उतनी कॉपी उसमें भी बनती चली जाएंगी। यानी एक जीन की मल्टीपल कॉपी हो जाएंगी। इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग में आपको समझना है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लाइगेज, ठीक है, और साथ में रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। दो टाइप के डीएनए के कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। दो टाइप के डीएनए के कॉम्बिनेशन को हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल। और जब इसको किसी होस्ट में ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और होस्ट का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसको ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। क्लियर बिल्कुल। और किसी भी प्लाज्मिड की कॉपी नंबर, यानी कितनी कॉपी कितने बार डिवाइड करेगा, किस पर निर्भर करता है? डिपेंड अपॉन ORI साइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। किस पर डिपेंड करता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब बताओ कोई डाउट है किसी को? एकदम जबरदस्त तरीके से यहां तक क्लियर। आगे बढ़ रहा हूं। अब आगे बात आती है पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट किसने बनाया? पहले ही बताया
किसने बनाया? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने बनाया, 1972 में बनाया। एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक्सपर्ट था तो दूसरा प्लाज्मिड का एक्सपर्ट था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, किस बैक्टीरिया से प्लाज्मिड निकाला? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से एक प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, ठीक है। किस जीन को जोड़ा? ड्रग रेजिस्टेंट जीन को जोड़ा, ड्रग रेजिस्टेंट जीन को जोड़ा और जोड़ने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लाइगेज यूज किया, बन गया रिकॉम्बिनेंट। ये पहला रिकॉम्बिनेंट हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहिन ने मिलकर के 1972 में बनाया। याद हो गया? क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा? किस बैक्टीरिया से आइसोलेट हुआ? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। किस जीन को जोड़ा गया? ड्रग रेजिस्टेंट जीन को। मिलने से क्या बना? रिकॉम्बिनेंट। कब बना? 1972 में। किसने बनाया? स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने बनाया। सारे क्वेश्चन डिस्कस क्लियर है? पहले समझाऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, फिर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, 3 राउंड के अंदर टॉपिक क्लियर। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अगला, अब बात करते हैं यार ये टेक्नोलॉजी किस पर बेस्ड है, ये प्रोसेस होती कैसे है। भाई आप पहले क्या कर रहे हो? जीन को आइसोलेट कर रहे हो, ठीक है। फिर जीन को एक, ठीक है, वेक्टर के संग जोड़ करके होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। और होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने के बाद वो उसकी मल्टीपल कॉपी बना रहा है, ठीक है। उतना ही नहीं, वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर कर रहा है। यही तो मेन बेसिक स्टेप्स हैं। तो वही 3 ही तो स्टेप दिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, और इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या करोगे? वो मेंटेन करेगा अपने को, ठीक है, अंदर होस्ट के अंदर, और उसकी नेक्स्ट प्रोजेनी में भी ट्रांसफर होगा डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। समझ में आ गया? ये 3 स्टेप अगर हो रहे हैं तो सही मायने में आप प्रॉपर जीन क्लोनिंग कर रहे हो। अब बताओ, ये बेसिक स्टेप हैं। यस, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है इन 3 स्टेप्स के ऊपर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जबरदस्त। अब हम बात करेंगे एक्चुअल में टूल्स क्या हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स क्या हैं। भाई अगर मैं तुमसे कहता हूं तुम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करो, ठीक है, कोई ट्रांसफॉर्मेंट बनाओ, कोई रिकॉम्बिनेंट बनाओ या जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म बनाओ, तो तुम्हें क्या चाहिए? सर मुझे डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम चाहिए, सर मुझे एक वेक्टर चाहिए जो मेरे जीन को अपने ऊपर बैठाएगा और होस्ट के अंदर लेकर के जाएगा, सर मुझे एक होस्ट भी चाहिए। 3 चीजें तुम्हें दे दी जाए तो तुम एक बेहतरीन बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो। पहला, डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम, 3 पढ़ाऊंगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज और लाइगेज। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर जो डीएनए को काटने का काम करता है, पॉलीमरेज जो डीएनए को एम्पलीफाई करता है, लाइगेज जो डीएनए को जोड़ता है, मॉलिक्यूलर ग्लू। फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको वेक्टर, मॉलिक्यूलर व्हीकल, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, जो जीन को बिठाता है और नेक्स्ट जनरेशन में लेकर के जाता है। होस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा, कौन सा होस्ट ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। तो 3 स्टेप समझने, अगर 3 स्टेप सीख गए तो आप पूरे बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन गए, ठीक है। जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हर साल समझ रहे 2 से 3 क्वेश्चन मात्र छोटे से टॉपिक से आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो मॉलिक्यूलर सीजर है वो डीएनए को कहां से कट करता है? वो डीएनए को 2 पार्ट में कट करेगा, हमेशा इसके फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को काटेगा। ये आप डीएनए में जानते हो कि एक फॉस्फेट सुगर से जुड़ा होता है, 2 सुगर से फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड से। डायस्टर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2 एस्टर बॉन्ड होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। और सुगर नाइट्रोजनस बेस से एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर सीजर किस बॉन्ड को कट करता है? ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को कट करता है जो डीएनए की बैकबोन बनाता है। मींस ये मॉलिक्यूलर सीजर डीएनए की बैकबोन तोड़ता है, डीएनए की बैकबोन तोड़ता है, क्लियर है। और आप जानते हो इन तीनों के मिलने से न्यूक्लियोटाइड बनता है, और ऐसी न्यूक्लियोटाइड के रिपीटेशन से डीएनए या आरएनए का फॉर्मेशन होता है। यहां तक कोई डाउट? तो ये ध्यान रखना है, ये किसको कट करता है, कौन सा पॉलीमरेज यूज करेंगे हम, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी के अंदर पॉलीमरेज फर्स्ट। कौन सा लाइगेज हम यूज करते हैं? T4 लाइगेज, जिसको T4 बैक्टीरियोफाज से हमने आइसोलेट किया है, क्लियर है। और किस बॉन्ड को जोड़ता है? जिसको ये तोड़ता है उसी को ये जोड़ता है, मतलब फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है कौन? मॉलिक्यूलर सीजर। जोड़ने का काम करता है कौन? T4 लाइगेज। अब बताओ, यहां तक एकदम क्लियर, ठीक है। अब मैं एक एक करके उठा रहा हूं। सबसे पहले मैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करूंगा।
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के डिस्कवरी की बात करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर मैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करता हूं तो दो साइंटिस्टों का नाम याद रखना, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अरबर साहब 1963 में, अरबर साहब 1963 में, इन्होंने, ये प्रोफेसर थे, इनके अंडर में कुछ स्टूडेंट थे, इन्होंने मिलकर के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हाइपोथेसिस या पोस्टुलेट दिया था, समझ रहे हो। बताया था कि यार कुछ बैक्टीरिया बैक्टीरियोफाज के इन्फेक्शन से मारे जाते हैं पर कुछ बच जाते हैं। यस, कुछ बैक्टीरिया अपने को बैक्टीरियोफाज वायरस से बचा लेते हैं पर कुछ मारे जाते हैं। जो बचा लेते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है उनके पास जिसकी वजह से वो बचा लेते हैं? इन्होंने पता लगाया, वही उनके पास कुछ एंजाइम थे। अब समझो मेरी बात, कैसे पता लगाया? जैसे मानो एक बैक्टीरियोफाज वायरस आया, इसने जेनेटिक मटेरियल को अपना एंटर कराया, एंटर करके मेन क्रोमोसोम से जुड़ेगा और अपनी कॉपी बनाएगा, और ये बैक्टीरिया को मार के बाहर निकल जाएंगे बैक्टीरियोफाज। इस तरीके से ये बैक्टीरिया मारा जाता है। पर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसके अंदर बैक्टीरियोफाज, समझ रहे हो, अपने डीएनए को इंसर्ट ही नहीं कर पाता, वहां ऑलरेडी कटर लगे हुए हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जैसे ही अपने डीएनए को इंसर्ट करता है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। यानी ये मॉलिक्यूलर सीजर अगर इस बैक्टीरिया, इस वायरस के, बैक्टीरियोफाज वायरस के डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, तो ये अपने डीएनए के टुकड़े क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, इनकी आंखें तो है नहीं कि ये अपना है ये पराया। तो एक्चुअल में यहां पर एक एंजाइम और होता है, मिथाइलेज। मिथाइलेज अपने डीएनए का मिथाइलेशन कर देता है, और नॉन मिथाइलेटेड डीएनए जब आता है तो उसके पर खच्चे उड़ाने का काम करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये हमेशा नॉन मिथाइलेटेड डीएनए को ही कट करता है, और मिथाइलेज अपने डीएनए का मिथाइलेशन करके उसको प्रोटेक्ट कर देता है। तो ये वाली बात, ठीक है, आप समझ, अरबर साहब ने और उनके स्टूडेंट्स ने ये खोज ली थी, आइडेंटिफाई कर ली थी कि हाँ, बैक्टीरिया के अंदर दो एंजाइम होते हैं, और एक एंजाइम अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करता है और दूसरा एंजाइम पराये डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देता है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये वाली बात कब कही थी? 1963 के अंदर, ठीक है, अरबर साहब और उसके स्टूडेंट्स ने। फिर बाद में जाकर के फर्स्ट ट्रू रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाद आइसोलेटेड इन 1972, नाथन और स्मिथ ने इसको पहला आइसोलेट किया था, याद रख लेना, ठीक है। तो 1963 में क्या हुआ था? इन द ईयर 1963 टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफाज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। यानी अरबर साहब ने उन दो एंजाइम को आइसोलेट कर लिया, ठीक है, जो ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफाज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्टेड कर रहे थे, होने नहीं दे रहे थे। उसमें एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था और दूसरा एंजाइम उसके अंदर मिथाइलेज था, ठीक है, वर आइसोलेटेड, ठीक है। ऑन ऑफ दीज एडिट, भाई एक क्या काम कर रहा था? मिथाइलेज मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था, जबकि दूसरा क्या कर रहा था? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को एक स्पेसिफिक साइड से कट कर रहा था। अब बताओ, ये मैंने डायग्रामेटिकली बता दिया है, यहां पर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ रहा हूं। अब बताती है क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्वेश्चन आता है भाई, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में एक बात ध्यान रखनी है भाई, हम इतना ये क्वेश्चन आता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक लार्ज क्लास को बिलोंग करते हैं, स्मॉल क्लास को बिलोंग करते हैं? भाई लार्ज क्लास को बिलोंग करते हैं, यस, लार्ज क्लास को बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक बड़ी क्लास ऑफ एंजाइम को बिलोंग करते हैं, जिनको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस क्लास को? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कितने टाइप के हो सकते हैं? न्यूक्लियस दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस, यस, और एक्सोन्यूक्लियस। एंडो और एक्सो, जो डीएनए को बीच में से कट करता है वो एंडो है, जो डीएनए को बाहर से कट करता है, जैसे मोतियों की माला है, बाहर से एक एक मोती निकालते जाओ, एक्सोन्यूक्लियस, बाहर से एक एक मोती निकालते जाओ, एक्सोन्यूक्लियस, माला को बीच में से तोड़ दो, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो ये मोतियों की माला है, बाहर से मोती निकाल रहे हो, एक्सोन्यूक्लियस, बीच में से तोड़ रहे हो, एंडोन्यूक्लियस। और एंडोन्यूक्लियस भी दो टाइप के हो सकते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 वो होते हैं जिनको एक्टिव करने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है, यस, एटीपी की, ये रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं कहां से कट करना है, मिथाइलेशन भी कर लेते हैं और कट भी कर लेते हैं, पर रैंडमली, यानी डीएनए को कहीं से भी कट कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक साइट नहीं है। जबकि अगर टाइप 2 की बात करूं, इनको एटीपी नहीं चाहिए, क्योंकि एटीपी चाहिए तो ये बॉडी के अंदर ही काम करेंगे, बाहर नहीं करेंगे। इनको एटीपी नहीं चाहिए, मैग्नीशियम आयन चाहिए, इस वजह से इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं।
ये रिकॉग्नाइजेशन भी कर लेते हैं कहां से कट करना है, और उस पर्टिकुलर साइड से स्पेसिफिक साइड पर कट लगाते हैं। तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में टाइप 1 को यूज किया, टाइप 2 को यूज किया भाई। टाइप 1 हमारे काम के ही नहीं है, क्योंकि रैंडमली कट करते हैं और एटीपी चाहिए, ये स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं और विदाउट एटीपी। यस, इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किसको यूज किया? टाइप 2 को। ये पूछा गया क्वेश्चन है, किस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, टाइप 1 या टाइप 2? तो आप बोलोगे टाइप 2। क्लियर है बिल्कुल, टाइप 1 हमारे काम के है ही नहीं। इसलिए हिंद 1 और हिंद 2, पहले हिंद 1 डाउनलोड आइसोलेट हुआ था, पर हम फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है कौन सा है? हिंद 2 को बोलते हैं, क्योंकि टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जो पहली बार आइसोलेट हुआ था। कोई डाउट? यस, टाइप 2 इज यूजफुल, क्योंकि इसको ना तो एटीपी चाहिए और स्पेसिफिक साइट पर कट लगाता है, यही तो हमारी शर्त थी। ठीक है, चलो क्लासिफिकेशन भी हो गया। अब क्लासिफिकेशन के बाद बात आती है, वही हिंद 2 की बात कर दी है कि पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद 2 था। तो बच्चा कहता है सर हिंद 1 क्यों नहीं था? क्योंकि टाइप 2 को हमने पहला बात की है, टाइप 1 की बात नहीं की, जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। ठीक है, किसने आइसोलेट किया था? हैमिल्टन स्मिथ ने आइसोलेट किया था। हाँ, करेक्टराइज इसको 5 साल बाद किया, पर समझ में आया? आइसोलेट किसने किया था? हैमिल्टन स्मिथ ने किया। ठीक है, चलो हिंद 2 की बात करूं तो कितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं? 6। इसके सीक्वेंस याद करने पड़ेंगे आपको, सिर्फ 2 ही एंजाइम के सीक्वेंस याद करने हैं जो लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, टाइप 1 और हिंद 2 और इको R1, हिंद 2 और इको R1। क्लियर बिल्कुल। हिंद 2 का सीक्वेंस क्या होगा भाई? हिंद 2 पहले आइसोलेट हुआ, तो ध्यान रखना टीटी पहले आया। टीटी तो जानते हो ना, ट्रेन में टीटी होता है। यस, टीटी पहले आया, टीटी पहले वहां पर आएगा जहां पर एंजाइम पहले आया। तो हिंद 2 पहले आइसोलेट हुआ था, तो हिंद 2 में टीटी पहले आएगा। ठीक है, और इको R1 का भी सीक्वेंस यही है, पर उसमें टीटी बाद में आएगा। जैसे समझाता हूं, हिंद 2 का सीक्वेंस क्या है? जी टीटी ए सी। इको R1 का सीक्वेंस क्या है? जी ए टीटी सी। तो दोनों लगभग एक जैसे हैं। टीटी पहले आएगा तो हिंद 2, टीटी बाद में आएगा तो इको R1। देखा, एक पंथ दो काज, यानी एक बार में ही आपको दोनों एंजाइम याद हो गए और नीट में पूछा जाता है। क्लियर है बिल्कुल। तो हिंद 2 का सीक्वेंस क्या है? जी टीटी ए सी, टीटी पहले आया। अब तुम्हें याद हो गया इको R1 का सीक्वेंस क्या है? जी ए टीटी सी, टीटी बाद में आया क्योंकि एंजाइम बाद में आया। एंजाइम पहले आता तो टीटी पहले आता, एंजाइम बाद में आया तो टीटी बाद में आया। सिंपल सी बात। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस या नो? मैं नीट के एग्जाम तक इस सिलेबस को कई तरीके से समझ रहे हो ना मेरी बात? मल्टीपल टाइम रिवाइज करा दूंगा, मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस की फॉर्म में। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ ठीक है, रिवीजन की फॉर्म में, समझ रहे हो ना मेरी बात? नीट हाफ की फॉर्म में, एनसीईआरटी डीप लाइन की फॉर्म में, वन शॉट की फॉर्म में। ठीक है, आप समझ रहे हो? मैं अपनी तरफ से पूरा जबरदस्त कर दूंगा, पर आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखानी है। यस, ठीक है, आग लगाते रहे ना भाई। तुम्हें याद हो, ठीक है, अंग्रेजों ने जब अटैक किया था, कई जगह के किस्से सुने होंगे, बहुत कम, वो आपने मूवी भी देखी होगी एक, ठीक है, सरदारों की। ठीक है, और कई लोगों की कई मूवीज आई हैं। ठीक है, तो जहां उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, समझ रहे हो? हाँ, और हम लोग बहुत कम थे, पर इस तरीके से टेक्निकली काम किया कि कम होते हुए भी उन पर, मतलब उनको ये महसूस किया कि हम बहुत हैं। समझ रहे हो? तुम आग लगाते रहोगे तो तुम कितने भी कम हो तो जबरदस्त, समझ रहे हो, मस्त माहौल बना रहेगा। समझ रहे हो? हाँ, एनर्जी मिलती रहेगी। ठीक है, चलो, क्योंकि अगला सेशन भी होना है कल, मुझे आज पूरी एनर्जी चाहिए, जिससे कल के सेशन में एनर्जी बिल्कुल डाउन ना हो। ठीक है, सेम आज की ही पैटर्न पर कल 2 चैप्टर पूरे दिमाग में सेट कराऊंगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसी चैनल पर। और संडे को आपको पता ही है अपना वन शॉट लगा हुआ है, ह्यूमन इवोल्यूशन, पूरी स्टोरी की फॉर्म में यहां सेट करूंगा संकल्प नीट वेदांतु चैनल पर। ठीक है, चलो, तो एक बात ध्यान रखनी है, हिंद 2 का सीक्वेंस याद हो गया। हिंद 2 बीच में से सीधा कट करता है, हिंद 2 बीच में से सीधा कट करता है। ठीक है, थायमिन और एडेनिन के बीच में सीधा कट लगाएगा। ठीक है, ये कटिंग ध्यान रखनी है। अच्छा, अगली बात आती है कि क्या हिंद 2 और इको R1 को ही याद रखना है? नो सर, आज की डेट में लगभग 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम निकाल चुके हैं, लगभग 230
स्ट्रेन, बैक्टीरियल स्ट्रेन से, ये डेटा याद रखना है, इसमें क्वेश्चन आएगा कि कितने बैक्टीरियल स्ट्रेन, लगभग 900 restriction and a nuclease isolate from 230 strain of bacteria। जबरदस्त बेटा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन आएगा। अच्छा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है? उल्टे सीधे एक समान, ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही तो क्लोनिंग साइट होती हैं या रिस्ट्रिक्शन साइट होती हैं, ठीक है, जहां पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाते हैं, जो 4 न्यूक्लियोटाइड से लेकर के 8 न्यूक्लियोटाइड तक की होती हैं, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात? दो आपको याद कर रखनी है, एक हिंद 2 और इको R1 याद कैसे रखनी है? हिंद 2 की जी पहले आएगा, जी टी AAC, और इको R1 जी TTC। जी पहले किस में आया? जो एंजाइम पहले आया। जी बाद में किस में आया? जो एंजाइम बाद में आया। क्लियर बिल्कुल? हाँ, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर से पहले मैं हिंद 1 हिंद 2 मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। जैसे हिंद 2 की बात करूं, नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं, तो हिंद 2 कैसे बनाया भाई? किस बैक्टीरिया से आइसोलेट किया? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो H हमने क्या लिया भाई? उस बैक्टीरिया की जीनस ली। IN क्या लिया? उस बैक्टीरिया का स्ट्रेन लिया। D क्या लिया? सॉरी, उस बैक्टीरिया की स्पीसीज ली। D क्या लिया? D इसका स्ट्रेन लिया। 1 2 3 क्या ले गया? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। जैसे हिंद 2 की बात करता हूं भाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो H उठा लिया हमने भाई, H उठा लिया हमने इसकी जीनस से, हीमोफिलस। IN उठा लिया इसकी स्पीसीज से, इन्फ्लुएंजा। D उठा लिया इसके स्ट्रेन से, कौन सा स्ट्रेन है। और 1 2 3 जो लिखते हैं वो क्या है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, उस बैक्टीरिया से किस नंबर का आपने एंजाइम आइसोलेट किया है, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। क्लियर है? ऐसे ही मैंने इको आर का क्लासिफिकेशन कर दिया है, ठीक है। जैसे इको आर में ई क्या है? जीनस, को क्या है? स्पीसीज, आर क्या है? स्ट्रेन, और I1 क्या है? ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। यानी Escherichia coli RY13, इस बैक्टीरिया से आपने इस एंजाइम को आइसोलेट किया। अब इस एंजाइम का सीक्वेंस मैंने बता दिया, GTTAC, GAATTC। ये बीच में से कट लगाएगा सीधा, ये जिग जैक कट लगाएगा, हमेशा ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगाएगा, तो जिग जैक कट लगाएगा। क्लियर है? यानी स्टिकी एंड बनाएगा, ये ब्लंट एंड बनाएगा। ब्लंट एंड का मतलब है जिसमें एक भी हाइड्रोजन आयन फ्री नहीं होगा, और स्टिकी एंड का मतलब है जिसमें हाइड्रोजन आयन फ्री होंगे। यस, यहां पर हाइड्रोजन आयन फ्री हो जाएंगे, हाइड्रोजन आयन फ्री हो जाएंगे, ये फ्री हाइड्रोजन आयन है इधर इस पे, ठीक है। ऐसे ही जैसे ये फ्री होगा, ये फ्री हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री होंगे वो स्टिकी एंड होते हैं, जहां पर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री नहीं होता वो ब्लंट एंड होता है। तो इको R1 और हिंद 2 का सब कुछ याद रखना है। हिंद 2 का सीक्वेंस, इको R1 का सीक्वेंस, हिंद 2 कैसे कट लगाता है, इको R1 कैसे कट लगाता है, एक ब्लंट एंड बनाता है तो एक स्टिकी एंड बनाता है। ब्लंट और स्टिकी में अंतर क्या होता है? यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन बॉन्ड फ्री नहीं है, यहाँ पर कई हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों साइड फ्री हैं, इसलिए स्टिकी एंड बन जाते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी एंजाइम का जो पहला कैपिटल वर्ड होता है वो उस बैक्टीरिया की जीनस होती है, अगले दो स्मॉल वाले वो उस बैक्टीरिया की स्पीसीज होती है। क्लियर है? फिर आगे स्ट्रेन होता है और 1 2 3 ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन होता है। तो ये भूलना नहीं है, दोनों को मैंने कंपाइल कर दिया, यही 2 पर क्वेश्चन बनता है जब भी बनेगा, और कोई चीज ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां तक कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ये कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने तो डायग्राम दे रखे हैं, वो बता दूं मैं आपको, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, ये मैंने बता दिया, वर्किंग ब्लंट एंड बन रहा है और स्टिकी एंड बन रहा है, ठीक है। अब एनसीईआरटी ने क्या बताया? एनसीईआरटी ने देखो, एक डीएनए ये दे रखा है, ये दूसरा डीएनए दे रखा है, उन्होंने कहा 2 डीएनए को जोड़कर जब भी रिकॉम्बिनेंट बनाओगे तो एक ही एंजाइम से कट करोगे। इसको कट करने के लिए इको R1 यूज किया, इसको कट करने के लिए भी इको R1 यूज किया, फिर दोनों की स्टिकी साइड सेम होंगी तो आपस में जुड़ जाएंगे लाइगेज की हेल्प से। क्लियर है? बिल्कुल। तो एक रिकॉम्बिनेंट बनाने के लिए हमेशा एक ही एंजाइम यूज करोगे काटने के लिए, और अपने आप 2 डीएनए आपस में जुड़ करके रिकॉम्बिनेंट बना लेंगे। ये एनसीईआरटी का डायग्राम बताना चाह रहा है। ऐसी एनसीईआरटी ने सेम डायग्राम और दे दिया है, वो कह रहा है कि भाई एक फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ना है तो दोनों को कट करने के लिए सेम एंजाइम यूज करोगे, ठीक है। सेम एंजाइम यूज करोगे तो लाइगेज की प्रेजेंस में अपने आप रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट को बैक्टीरिया में डालोगे तो ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ठीक है। तो उसकी मल्टीपल क्लोनिंग हो जाएगी, जो ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूं, इस एनसीईआरटी के डायग्राम को ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक पार्ट मेरा खत्म हो गया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज।
यानी 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर पक्के होते हैं। फिर से बता रहा हूं मैं, सबसे पहले मैंने इसकी डिस्कवरी की बात की, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात की, स्टार्टिंग में मैंने बताया, ठीक है, कि भाई सबसे पहले पता चला साइंटिस्टों को कि ये बैक्टीरिया के अंदर रहते हैं और बैक्टीरियोफाज कुछ बैक्टीरिया को मार लेते हैं, कुछ को मार नहीं पाते, तो यानी कुछ तो है, तो उस कुछ को आइडेंटिफाई करके इन एंजाइम के बारे में हमने पता लगाया, ठीक है। फाइनली मैंने बताया आपको पढ़ना क्या क्या है, इनका क्लासिफिकेशन एक्सो और एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा आपको क्या पढ़ना है, कितने स्ट्रेन से अब तक कितने निकाल चुके हैं, डेटा याद रखना है, ठीक है। अगला इनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है, यस, ठीक है, वही क्लासिफिकेशन का मतलब है, सॉरी, इनका नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, ठीक है, इनके कटिंग का तरीका देखना है, ठीक है। ये 2-4 चीजें आपको याद रखनी है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अंदर, EcoR1 और HindII की सीक्वेंस, कटिंग पैटर्न और न्यूक्लियोटाइड। TT पहले आया HindII में और TT बाद में आया EcoR1 में, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। आगे आ जाओ, अब बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर, और तीसरा क्या होगा, होस्ट। क्लोनिंग वेक्टर, तो सबसे पहले आती है वेक्टर होते क्या, इट इज अ मॉलिक्यूलर व्हीकल। मॉलिक्यूलर व्हीकल कौन होते हैं, जो जीन को बिठाते हैं और होस्ट में लेकर के जाते हैं, वो मॉलिक्यूलर व्हीकल है, ठीक है, उनकी क्वालिटी है। छोटा जीन है तो छोटा व्हीकल यूज करोगे, बड़ा जीन है जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे पढ़ा होगा, ह्यूमन जीन तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसके लिए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम या ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज करते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। हाँ, छोटे छोटे जीन है तो आप प्लाज्मिड यूज कर सकते हो, बैक्टीरियोफाज यूज कर सकते हो, ठीक है। तो समझ में आया, वेक्टर क्या होते हैं, जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, जो आपके जीन को बिठा करके होस्ट में लेके जाएं और वहां उसकी मल्टीपल कॉपी बनाएं, इतना ही नहीं उसकी अगली जनरेशन में भी लेकर के जाएं, ठीक है। तो यहाँ 2 ही वेक्टर हो सकते हैं, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज, उसकी बात की है इन्होंने, ठीक है, जिसमें बैक्टीरियोफाज का कॉपी नंबर बहुत ज्यादा होता है, यानी मल्टीपल कॉपी बना लेता है होस्ट में। हाँ, अगर मैं प्लाज्मिड की बात करता हूं तो कॉपी नंबर 15 से 100 तक भी हो सकता है, और ठीक है 1 से लेकर के 2 तक भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर। अच्छा, एक वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी है एक वेक्टर की, भाई किसको बोलोगे बेहतरीन वेक्टर है, तो मैं आपको 4 प्रॉपर्टी बताने वाला हूं वेक्टर की। पहला, उसके पास अपनी खुद की ORI ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है या नहीं, उसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है या नहीं, क्योंकि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यही डिसाइड करता है कॉपी नंबर को, किसको डिसाइड करता है, कॉपी नंबर, ठीक है, यही डिसाइड करता है कॉपी नंबर को। कॉपी नंबर को यही डिसाइड करता है, ठीक है। सिलेक्टेबल मार्कर, मार्कर क्या होते हैं भाई, मार्कर जो बताते हैं, भाई कैसे पता चलेगा आपको, कैसे पता चलेगा आपको, यस, मेरी साउंड आ रही है ना, साउंड आ रही है, हाँ, यस 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 यस, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा कि रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना, आपका रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में गया या नहीं गया, कौन बताएगा, कोई तो होना चाहिए, तो वो होते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर बताते हैं रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना, समझ में आ गया, यस, रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना ये डिसाइड करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। या किसी बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ, या बैक्टीरिया के झुंड में से ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट को अलग करने का काम करते हैं सेलेक्टेबल मार्कर, ठीक है। अब सेलेक्टेबल मार्कर क्या क्या हो सकते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर या तो ड्रग रेजिस्टेंट जीन हो सकता है या लैक-जेड जीन हो सकता है। सर कैसे, इसको मैं बहुत बेहतर तरीके से समझाने वाला हूं, बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो सकते हैं या लैक-जेड जीन, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, जो आपने ऑलरेडी, ठीक है, जीन एक्सप्रेशन में भी पढ़ा होगा, मैं भी बता दूंगा, ठीक है, जो प्रोड्यूस कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, और क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस में ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज कलर भी प्रोड्यूस करता है, पूरा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, समझे। चलो आगे बढ़ रहा हूं, कैसे सर, ठीक है। सबसे पहले सेलेक्टेबल मार्कर कैसे कैसे बताते हैं, जैसे मानो एक प्लाज्मिड है, इसमें सेलेक्टेबल मार्कर यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लगा हुआ है, ये कैसे बताएगा, समझना, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जब अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं अटैच करूंगा सेलेक्टेबल मार्कर के बीच में, यहां पर जुड़ेगा, क्योंकि यहां क्लोनिंग साइट्स होती हैं,
तो एक्चुअली मेरा सेलेक्टेबल मार्कर बीच में से टूट गया, दूसरा जीन उसमें इंसर्ट हो गया। अगर मेरा जीन इसमें इंसर्ट होगा तो सेलेक्टेबल मार्कर की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। समझ में आया? मेरा जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि जीन की सीक्वेंस के बीच में दूसरा जीन जुड़ गया। जैसे आपके नाम की स्पेलिंग है, उस स्पेलिंग के बीच में मैंने दो कुछ और वर्ड डाल दिए तो स्पेलिंग ही चेंज हो जाएगी। समझ में आया? हाँ, नाम का मतलब ही चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं किसी जीन के बीच में सेलेक्टेबल मार्कर के बीच में कोई दूसरा जीन इंसर्ट कर दूं तो सेलेक्टेबल मार्कर की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, चाहे वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हो या लैक्जेट जीन हो। अगर उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो रही है, इंसर्ट होने पर वो इनएक्टिवेट हो रहा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट होने पर वो इनएक्टिवेट हो रहा है, तो मतलब मेरा रिकॉम्बिनेंट बन रहा है। अगर वो इनएक्टिवेट नहीं हुआ इंसर्ट होने पर तो मेरा रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन समझ में आया नहीं आया? अगर इसके इंसर्ट होने पर मेरा रिकॉम्बिनेंट बन रहा है, रिकॉम्बिनेंट बन रहा है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? यस, रिवीजन चल रहा है, पर रिवीजन बहुत मतलब एक एक चीज एक एक लाइन को क्लियर कराते हुए कराऊंगा मैं, ठीक है? जिसने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसको भी काफी क्लियर होगा, पर रिवीजन उन लोगों के लिए होता है जो थोड़ा बहुत नहीं भूले बिसरे तरीके से अपने जीवन काल में थोड़ा सा पढ़े हैं, तो उनका रिवीजन, रिवीजन का मतलब है पहले से एक बार पढ़े हो। पर मेरी कोशिश रहती है कि रिवीजन को भी ऐसे करा दो कि नहीं भी पढ़े हो तो तुम्हारी कम टाइम के अंदर वो चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ये मेरी मतलब थोड़ी सी हैबिट है कि ठीक है, कोशिश करता हूँ कि हर टाइप के बच्चे को हर चीज समझ में आ जाए कम टाइम के अंदर। तो अगर कोई जीन इसके अंदर इंसर्ट करेगा तो इस जीन की प्रॉपर्टी बर्बाद कर देगा, सेलेक्टेबल मार्कर खत्म, उसकी प्रॉपर्टी खत्म। समझ में आया? जैसे अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूं तो दो तरीके की प्रॉपर्टी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो इंसर्ट ना हो या इंसर्ट हो जाए। इंसर्ट नहीं होगा तो ये जीन अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर दिखाएगा या लैक्जेट जीन की प्रॉपर्टी दिखाएगा क्योंकि कलर चेंज कर लेता है वो। हाँ, अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से एंटीबायोटिक सेंसिटिव हो गया और कलर चेंज नहीं कर रहा, लैक्जेट जीन लगा हुआ है, तो समझ लो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। यानी फॉरेन जीन के इंसर्ट होने पर वो जीन, वो सेलेक्टिव मार्कर इनएक्टिवेट हो जाता है। इसी को इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं, जो इंडिकेट करता है कि आपका रिकॉम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट बन चुका है। तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट के बनने को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, आप सेलेक्टेबल मार्कर यूज करते हो। तो दो चीजें समझ में आ गई। पहला बताया भाई ओआरआई साइट होनी चाहिए। ओआरआई साइट का मेन पर्पस क्या है भाई? कॉपी नंबर रेप्लिकेशन इसी पर बेस्ड होती है। दूसरा सेलेक्टेबल मार्कर जो रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करना जानता है, वो सेलेक्टेबल मार्कर होता है। चलो ये भी क्लियर हो गया। चलो अब सेलेक्टेबल मार्कर के बाद क्या चाहिए? क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट क्या होती है? क्लोनिंग साइट हमेशा सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर होनी चाहिए, और एक एंजाइम की क्लोनिंग साइट एक ही होनी चाहिए। एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट अगर अंदर है तो बेकार, ठीक है, एक से ज्यादा कट लगा देगा। क्लोनिंग साइट क्या होती है? इट इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इट इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जिसे EQR1 की सीक्वेंस, ठीक है, हिंद 2 जो तुम्हें पढ़ाई उसकी सीक्वेंस, हिंद बंद की सीक्वेंस, जितने भी एंजाइम होते हैं उनकी जो सीक्वेंस होती है जहां पर वो कट लगाते हैं उनको क्लोनिंग साइट बोलते हैं, क्योंकि वहीं क्लोनिंग होगी। उनको रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं क्योंकि वहीं कट लगाते हैं। समझ में आया? उनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये हमेशा कहाँ होनी चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर। सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, रिस्ट्रिक्शन साइट 4 से लेकर 8 न्यूक्लियोटाइड की होती है प्रेजेंट विद इन सेलेक्टेबल मार्कर। ये शर्त है तो ही काम की है। सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर है तो वो किसी काम की नहीं है, सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक प्लाज्मिड है जिसमें नीट में बहुत क्वेश्चन आता है, PBr322। पी मतलब प्लाज्मिड, बी मतलब बॉलिबर, आर मतलब रॉड्रिक्यूज, ये साइंटिस्ट के नाम है बॉलिबर और रॉड्रिक्यूज, और 322 मतलब उनकी लैब में बना हुआ प्लाज्मिड नंबर, 322 नंबर का प्लाज्मिड जो उनकी लैब में बना था। क्लियर है? इस प्लाज्मिड की खास बात क्या है? इसमें कितने सेलेक्टेबल मार्कर हैं? 2 सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन पिंक कलर के दे रखे हैं। एम्पिसिलिन के अंदर कितनी क्लोनिंग साइड है? एम्पिसिलिन में 2 क्लोनिंग साइड है, PVU फर्स्ट और पेस्ट फर्स्ट। और टेट्रासाइक्लिन में कितनी क्लोनिंग साइड है? 2 क्लोनिंग साइड है, साल1 और बाम H1। साल1 और बाम H1। क्लियर है? बिल्कुल हाँ, साल1 और बाम H1। क्लियर है? हाँ, तो PVU फर्स्ट और पेस्ट फर्स्ट।
BAM-H1 और SAL1, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन साइट जो 4 से लेकर के 8 बेस पेयर की होती हैं, 4 to 8 बेस पेयर, यहां तक एकदम क्लियर होगा, 4 to 8 बेस पेयर, ठीक है। टोटल क्लोनिंग साइट की बात करूं, टोटल क्लोनिंग साइट कितनी होती है यहाँ पर भाई, 8 हैं इसके अंदर। देखो 1 2 3 4, PVU फर्स्ट, पेस्ट फर्स्ट, BAM-H1, SAL1, ये हमेशा कहाँ होंगे? आप बोलोगे सर ये होंगे सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर। सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर क्या होंगे? EcoR1, CLE1, हिंद थर्ड, ठीक है, ये बाहर है, इनको याद मत भी रखो चलेगा। हाँ, रोप एक जीन होता है जो उन प्रोटीन को बनाता है जो प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, उसके अंदर भी एक क्लोनिंग साइट है, PVU सेकेंड। ORI जो रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। 4 सेलेक्टेबल मार्कर, 4 क्लोनिंग साइट सेलेक्टेबल मार्कर के अंदर 4 बार है, ठीक है। रोप के अंदर PVU सेकेंड, PVU फर्स्ट तो यहां पर थी ना, PVU सेकेंड रोप के अंदर होती है। रोप वो जीन है जो उन प्रोटीन को बनाता है जो उसकी रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं। PBr322, P मतलब प्लाज्मिड, ठीक है, B मतलब बॉलिबर, R मतलब रॉड्रिक ह्यूज, ये साइंटिस्ट के नाम है बॉलिबर रॉड्रिक ह्यूज, ठीक है। 322 ये नंबर ऑफ प्लाज्मिड जो उनकी लैब में बना था, ठीक है, क्लियर है। इसमें कितने सिलेक्टेबल मार्कर हैं? 2, एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। एम्पिसिलिन के अंदर क्लोनिंग साइट कौन कौन सी होती है? PVU फर्स्ट और पेस्ट फर्स्ट। जबकि अगर मैं टेट्रासाइक्लिन की बात करता हूं तो आप बोलोगे BAM-H1, यस, BAM-H1 और SAL1, क्लियर है। टोटल कितनी होती है? 8। सेलेक्टिव मार्कर के अंदर कितनी होती हैं? 4, ठीक है। रोप क्या है? रोप एक जीन है जो उन प्रोटीन को बनाता है जो रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। उसके अंदर भी क्या क्लोनिंग साइट होती है? यस, उसमें भी क्लोनिंग साइट होती है। कौन सी क्लोनिंग साइट होती है उसके अंदर? आप बोलोगे PVU सेकेंड। अगर समझ में आ गया तो दिल से एक बार आग लगा दो भाई, आग लगती रहनी चाहिए, एनर्जी चाहिए, यस। तो ये हो गए क्लोनिंग साइट, प्रॉपर तरीके से क्लोनिंग साइट। यहां तक कोई डाउट है? यस या नो? यहां तक कोई डाउट है? यस या नो? यहां तक डाउट? यस, जबरदस्त, ठीक है। चलो अब मैं 2 एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। इन 2 एक्सपेरिमेंट, वैसे जो एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये डिटेल क्लास में बताता हूं, पर मैं रिवीजन करा दे रहा हूं, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में सिलेक्टेबल मार्कर काम कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे एक बीकर लो, बीकर में आपने PBr322 डाल लिया, ठीक है, जिसमें एम्पिसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है। अब आपको रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बनाना है, तो आप इसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाल दो, BAM-H1 डाल दो, लाइगेज और जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दो। तो सबसे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाएगा। कट लगने पर 2 चीजें होंगी, हो सकता है कट वापस में जुड़ जाए, आपस में जुड़ जाए लाइगेज की प्रेजेंस में, या आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें जुड़ जाए। भाई आपने तोड़ा उसको, हो सकता है जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ने से पहले ही जुड़ जाए, वो रीलाइगेशन हो जाए, या जीन ऑफ इंटरेस्ट बीच में आ जाए, दो ही तो प्रोबेबिलिटी बैठेंगी। यानी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इन प्लाज्मिड में जुड़ गया या नहीं जुड़ा, रीलाइगेशन हो गया, तो 2 तरीके की प्रोबेबिलिटी बैठेंगी। इसका रीलाइगेशन हो गया यानी नॉन रिकॉम्बिनेंट, यहां पर बन गया रिकॉम्बिनेंट टेट्रासाइक्लिन के अंदर, क्योंकि BAM-H1 टेट्रासाइक्लिन के अंदर होता है, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता तो है नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सारे को उठा करके बैक्टीरिया के सॉल्यूशन में डाल दूंगा, ई कोलाई। तो 3 प्रोबेबिलिटी आएंगी, हो सकता है ये किसी बैक्टीरिया में चला जाए, हो सकता है ये किसी बैक्टीरिया में चला जाए, हो सकता है दोनों ही किसी बैक्टीरिया में ना जाए, दोनों ही किसी बैक्टीरिया में जाए ही ना, समझना। 3 प्रोबेबिलिटी आ सकती हैं। यानी अगर ये चला गया तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ये चला गया तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इनको अलग कैसे कर सकते हैं? एक प्लेट पर ही कर लो। भैया आपने क्या किया, एक नॉर्मल प्लेट ली जिसमें कोई एंटीबायोटिक नहीं है, तो तीनों कॉलोनी ग्रो कर जाएंगी, पहली दूसरी तीसरी। पहली कौन सी है? पहली है नॉन रिकॉम्बिनेंट, दूसरी है रिकॉम्बिनेंट, तीसरी है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, तीनों ग्रो कर जाएंगी। इसका रेप्लिका लगा देते हैं। रेप्लिका का मतलब है इनकी फोटोस्टेट कॉपी लगा दी, एक में मैंने एम्पिसिलिन डाल दी, एक में टेट्रासाइक्लिन। अब समझना, एक में एम्पिसिलिन, एक में टेट्रासाइक्लिन। पहली कॉलोनी कौन सी थी? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, यानी ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है पर नॉन रिकॉम्बिनेंट का, यानी एम्पिसिलिन भी सही है, टेट्रासाइक्लिन भी सही है, यानी ये कॉलोनी पहली वाली इसमें भी ग्रो करेगी, इसमें भी ग्रो करेगी। और कॉलोनी दोनों ही
एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में ग्रो कर रही है, मतलब एम्पिसिलिन का जीन भी सही है, टेट्रासाइक्लिन का भी जीन सही है, और दोनों सीन से सही है, मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ। मतलब बेटा रिकॉम्बिनेशन नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। भाई दोनों में ग्रोथ आ रही है, मतलब एम्पिसिलिन जीन सही है, टेट्रासाइक्लिन भी सही है, यानी किसी में भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा ही नहीं है, पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो क्या बोलेंगे इसको? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। समझ में आ गया? हाँ, पर एक बैक्टीरिया ऐसा है दोनों में ही ग्रो नहीं कर रहा, ना एम्पिसिलिन में ना टेट्रासाइक्लिन में, दोनों में ग्रो नहीं कर रहा, मतलब ना तो उस पे एम्पिसिलिन है ना टेट्रासाइक्लिन है, मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुआ, यानी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अच्छा, एक ऐसा है जो एम्पिसिलिन में ग्रो कर रहा है पर टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर रहा, मतलब एम्पिसिलिन का जीन सही है पर टेट्रासाइक्लिन का जीन काम नहीं कर रहा, मतलब यहां पर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, मतलब ये आपका मिल गया रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। उसी को हम यहां से आइसोलेट कर लेंगे, भाई ये हमारे मतलब का है, जो हम बना रहे थे वो हमें मिल गया। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको कि अगर ग्रोथ एम्पिसिलिन में नहीं आ रही, टेट्रासाइक्लिन में आ रही है, समझना, एक में ग्रोथ नहीं आ रही, सॉरी दोनों में ग्रोथ नहीं आ रही, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दोनों में ग्रोथ आ रही है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, एम्पिसिलिन में आ रही है, टेट्रासाइक्लिन में नहीं आ रही, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट जिसको आप चाहिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, दोनों में ग्रोथ नहीं है, दोनों में ग्रोथ है, एम्पिसिलिन में है पर टेट्रासाइक्लिन में नहीं है, तो ये किसको बताती है? ठीक है, ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा वो। चलो एक और मैंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था, तो इसमें मैंने बताया था लैक जेड जीन के बारे में, पर लैक जेड जीन को समझाने से पहले लैक ओपरोन समझाया था मैंने, हिंट दिया था। लैक ओपरोन में एक प्रमोटर होता है, एक ऑपरेटर होता है, लैक जेड वाई ए स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, ऑपरेटर से, ठीक है, रिप्रेसर कह सकते हो, वो बाइंड करता है, और ये स्ट्रक्चरल जीन है जो प्रोटीन को बनाते हैं। जब तक ये रिप्रेसर बाइंड है तब तक आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ सकता। ये रिप्रेसर तभी हटेगा जब मीडियम में लैक्टोज डली होगी, लैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर। ठीक है, आपने मीडियम में लैक्टोज डाल दी तो लैक्टोज की प्रेजेंस में ये हट जाएगा, लैक्टोज को हटा देगी, और आरएनए पॉलीमरेज तुरंत प्रोटीन बनाएगा जिसमें लैक जेड जीन एक एंजाइम बनाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। यानी जब बैक्टीरिया को आप लैक्टोज खिलाओगे तभी लैकोप्रोन काम करेगा, अगर लैक्टोज नहीं खिलाओगे तो लैकोप्रोन काम नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, भाई लैक्टोज खिलाओगे तो लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा तो जाकर के ये काम करेगा, पर लैक्टोज के संग ग्लूकोज भी खिलाओगे ना तो ये काम नहीं करेगा। भैया आपको दो तरीके दे रहा हूँ, गाजर का हलवा आपको बनाया हुआ दे रहा हूँ, और एक गाजर का हलवा बनाना पड़ेगा आपको, गाजर, देसी घी, दूध, सब चीजें दे रहा हूं मैं आपको, तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? कौन बनाए, पहले बना हुआ खाओ। तो अगर बैक्टीरिया को ग्लूकोज मिल रहा है तो कभी भी वो लैकोप्रोन चालू करके लैक्टोज को नहीं तोड़ेगा। हाँ, जब ग्लूकोज नहीं है, समझ रहे हो, हाँ जब उसके पास ग्लूकोज नहीं होगा तब जाकर के वो उसको ब्रेक करने का काम करेगा, यहां तक कोई डाउट? हाँ, जब उसके पास ग्लूकोज नहीं है तब जाकर के उसको ब्रेक करने का काम करेगा। क्लियर है बिल्कुल? यस, समझ में आ गया होगा। लैक्टोज की प्रेजेंस में ही लैकोप्रोन काम करता है, क्योंकि लैक्टोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और इस एंजाइम को बनाने के लिए लैक जेड जीन चाहिए होता है। समझना मेरी बात? ठीक है, तो तब जाकर के ये टूटता है। अगर ये टूटेगा, लैक्टोज की प्रेजेंस में टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज की प्रेजेंस में कुछ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होते हैं वो रंग चेंज कर देते हैं। अगर इन क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का रंग चेंज हो रहा है, व्हाइट से ब्लू हो रहा है, तो ये बता रहा है कि सिस्टम में ग्लूकोज पड़ा हुआ है, और ग्लूकोज है मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, मतलब लैक जेड जीन सही है, इंसर्शन इनएक्टिवेशन नहीं हुआ। इसलिए लैक जेड जीन को भी आप सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज कर सकते हो। अगर कोई जीन इसके बीच में इंसर्ट होता है तो इसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, ये इसको नहीं बनाएगा। लैक्टोज की प्रेजेंस में भी कलर चेंज नहीं होगा, व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा, मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, सॉरी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। अगर नहीं होगा तो ये इसको बनाएगा इसकी प्रेजेंस में, और ग्लूकोज की प्रेजेंस में कलर चेंज होगा, कलर चेंज हो रहा है का मतलब ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नहीं हुआ। ये मैं अपनी तरफ से एकदम पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो इसी को हमने यूज किया है। ठीक है, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में PUC8, इसमें एम्पिसिलिन और लैक जेड जीन दोनों हैं, वही तीनों एंजाइम डाल दिए, तीन कंडीशन आएंगी,
नॉन रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। हमने विदाउट एंटीबायोटिक तीनों कॉलोनी ग्रो करा ली। अब एक ही प्लेट में हम क्या क्या डालेंगे, एंटीबायोटिक डाल दी, एम्पिसिलिन, लैक्टोज डाल दिया, क्रोमोजन डाल दिए। अब क्वेश्चन क्या आएगा, एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में कौन सी कॉलोनी ग्रो नहीं करेगी, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कभी ग्रो नहीं करेगा। तो नंबर एक क्या मिल गया हमें, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। क्लियर है, ठीक है। एक कॉलोनी ऐसी है जो ब्लू कलर दे रही है क्योंकि लैक्टोज पड़ा है, लैक्टोज की प्रेजेंस में ब्लू कलर आ रहा है, मतलब लैक जेड जीन सही है, काम कर रहा है, मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। तो ये क्या हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। हाँ, पर कलर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि क्रोमोजन पड़े हुए हैं, फिर भी कलर चेंज नहीं हो रहा, मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब है कि आपका रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट मिल गया। तो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब है कॉलोनी नंबर 3, 3 नंबर कॉलोनी आप यहां से आइसोलेट कर लोगे, ठीक है। तो इसके बेस पर आप क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे पूछेगा, ये कि व्हाइट कॉलोनी, व्हाइट और ब्लू दोनों ही कॉलोनी ग्रोथ नहीं आ रही, ग्रोथ आ ही नहीं रही, ग्रोथ एब्सेंट है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। व्हाइट कलर की ग्रोथ आ रही है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ब्लू कलर की ग्रोथ आ रही है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका। चलो, अब ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप, जिसके अंदर हमने बात की किसकी, वेक्टर की। क्लियर है, हाँ, वेक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। दो स्टेप कंप्लीट हो गए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और वेक्टर, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अगर डाउट नहीं तो एक बार यार दिल से आग लगा दो, कंजूसी मत करना यार, ठीक है, हाँ, दिल से आग लगा देना, कंजूसी मत करना। हाँ भाई, कंजूसी मत करना, ठीक है। अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार दिल से जबरदस्त आग लगा दो, तब मैं अगला वेक्टर उठाऊंगा। यस, अभी मैंने प्लाज्मिड की बात की है अभी, अब बात करूंगा प्लांट के लिए कौन सा वेक्टर यूज कर सकते हैं, एनिमल के लिए कौन सा वेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर कॉम्पिटेंट होस्ट, बताओ, कोई डाउट। लैक्जेट जीन, कोई रौनक पूछ रहा है, बताता हूँ रौनक, टेंशन क्यों कर रहा है, एक बार जबरदस्त तरीके से आग तो लगा, एक्टिवेट तो हो, ऐसे याद रख। हाँ रौनक, लैक्जेट जीन लैक ओपरॉन के अंदर होता है। ये लैक्जेट जीन एक एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कब बनाता है, जब इस बैक्टीरिया को आप लैक्टोज खिलाओगे तो, तोड़ने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए। तो लैक्जेट जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, किसकी प्रेजेंस में, लैक्टोज की प्रेजेंस में। क्लियर है, तब लैक्टोज टूटेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। क्लियर है। और अगर कुछ क्रोमोजन होते हैं जो ग्लूकोज की प्रेजेंस में रंग चेंज कर देते हैं, तुमने अगर वो डाल दिए ना और ग्लूकोज बन रहा है तो रंग चेंज हो जाएगा, सिंपल सी बात। ग्लूकोज बन रहा है तो रंग चेंज हो जाएगा। आई या नहीं आई, हाँ, ग्लूकोज की प्रेजेंस में कलर चेंज हो जाएगा। क्लियर है। और सोचो अगर लैक जेड जीन इनएक्टिवेट हो गया, वो कब होगा, जब रिकॉम्बिनेंट बनेगा। और उसके इनएक्टिवेट होने का मतलब है कि कलर चेंज नहीं होगा, समझ रहे हो, लैक्टोज की प्रेजेंस में कलर चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही नहीं बनेगा, सिंपल सी बात है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा ही नहीं। चलो, अगर मैं तुमसे कहूं कि प्लांट के केस में और एनिमल के केस में कौन सा वेक्टर यूज करोगे, तब साइंटिस्टों ने समझा, एक बैक्टीरिया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। कौन सा बैक्टीरिया, एक बार लिखो, कमेंट में लिखो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। कौन सा बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। ये इतना खतरनाक बैक्टीरिया था, ये डाइकोट प्लांट की रूट में और अपर स्टेम में क्राउन गाल कैंसर बना देता था, अपने टीडीएनए, ट्यूमर इंड्यूसिंग डीएनए को इंसर्ट करके। क्लियर है बिल्कुल, हाँ, जो टीआई प्लाज्मिड में था। और टीडीएनए जब उसके डीएनए से जुड़ता है, प्लांट के डीएनए से, तो वहां कैंसर प्रोड्यूस कर देता है। ये प्रॉपर्टी साइंटिस्टों ने देखी कि ये एक बैक्टीरिया है जिसके पास टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, जिसमें टीडीएनए होता है। ये जब किसी डाइकोट प्लांट के रूट में इन्फेक्शन करता है, सूट में इन्फेक्शन करता है, तो अपने टीडीएनए को जोड़ करके वहां पर क्राउन गाल कैंसर बना देता है।
यानी इस बैक्टीरिया के पास अपने डीएनए को यूकैरियोटिक प्लांट के डीएनए के संग जोड़ने की क्षमता है। साइंटिस्टों ने कहा वाह मजा आ गया यार, इसको तो वेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। कैसे? टीडीएनए को कट करके निकाल दो, निकाल दिया, अब कैंसर प्रोड्यूस नहीं करेगा ये। इसकी जगह अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ दो, अब किसी भी प्लांट के अंदर इन्फेक्शन करा दो बैक्टीरिया का, आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को उस प्लांट के साथ जोड़ देगा टीडीएनए की जगह। समझ में आया? हाँ, इस प्रॉपर्टी को यूज किया यहाँ पर जबरदस्त तरीके से साइंटिस्टों ने। ठीक है, तब जाकर के प्लांट के अंदर किसी भी जीन को इंसर्ट करना है तो हम टीआई प्लाज्मिड यूज करते हैं। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस हैज नाउ बीन मॉडिफाइड, यानी इस तरीके से मॉडिफाई किया कि अब ये प्लांट के लिए पैथोजेनिक नहीं है, और ये डाइकॉट के साथ साथ मोनोकॉट प्लांट में भी अपने जीन को इंसर्ट करा सकता है इनटू क्लोनिंग वेक्टर विच इज नो मोर पैथोजेनिक, क्योंकि टीडीएनए को निकाल दिया to the plant, but is still able to use the mechanism to deliver gene of our interest into the variety of plant। समझ में आ गया? तो जब भी मैं प्लांट की बात करूंगा टीआई प्लाज्मिड, ऑलवेज टीआई प्लाज्मिड। जब भी एनिमल की बात करूंगा तो एनिमल सेल के संग अपने डीएनए को जोड़ने में कौन सक्षम है? रेट्रोवायरस। जरा बताओ कौन सक्षम है? रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस, जब भी मैं एनिमल की बात करूंगा रेट्रोवायरस, प्लांट की बात करूंगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिएंस। चलो याद रहेगा आपको, एनिमल के केस में रेट्रोवायरस, और कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। जैसे किसी बैक्टीरिया के अंदर आपको डीएनए रिकॉम्बिनेंट डालना है, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डालना है तो हीट शॉक ट्रीटमेंट यूज करो। जैसे एक बीकर लो, ठीक है, उसके अंदर आपने डीएनए रिकॉम्बिनेंट लिया जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, तो आप पॉजिटिव चार्ज यानी कैल्शियम आयन के संग उसको मिक्स कर दो। ठीक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कैल्शियम और डीएनए आपस में जुड़ जाएंगे, इसमें पॉजिटिव है इस पर नेगेटिव है। और जो हाइड्रोफिलिक नेचर का है तो कभी भी बैक्टीरिया के अंदर डायरेक्ट डीएनए नहीं जा सकता। अगर हाइड्रोफोबिक नेचर का होता, लिपिड सॉल्युबल होता, तो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता था, पर ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमने क्या काम किया, इस डीएनए को पॉजिटिव आयन के संग कैल्शियम के संग जोड़ा, क्योंकि कैल्शियम आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, तो कैल्शियम के साथ साथ आपका डीएनए भी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। तो करना क्या होगा, आपको इस बैक्टीरिया को पहले 42 डिग्री सेल्सियस पर रखना पड़ेगा, फिर आइस पर, फिर 42, फिर आइस। तो इससे बैक्टीरियल सेल वॉल का साइज, पोर साइज बढ़ जाता है, कैल्शियम आयन तेजी से आते हैं, साथ में आपका रिकॉम्बिनेंट भी आ जाता है और बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। सिंपल सी बात है, डीएनए हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और बैक्टीरियल वॉल हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, तो उससे ये क्रॉस नहीं कर सकता। तो क्रॉस कराने के लिए आपको हीट शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। आप अपने डीएनए को कैल्शियम आयन के साथ मिक्स कर दो, तो हीट शॉक ट्रीटमेंट दोगे तो सेल वॉल पोर साइज बढ़ जाएगा। तो जैसे ही कैल्शियम आयन एंटर करेंगे, मौका पाके आपका रिकॉम्बिनेंट भी साथ में एंटर कर जाएगा। तो ये नंबर 1 कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के लिए यूज करते हैं। हाँ, अगर मैं एनिमल सेल की बात करूंगा, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू भी आप डीएनए इंसर्ट कर सकते हो, माइक्रो इंजेक्शन के थ्रू। हाँ, प्लांट सेल की बात करूंगा तो आपको बायोलिस्टिक गन या जीन गन यूज करना पड़ेगी प्लांट सेल के लिए। बस यहाँ पर आप अपने रिकॉम्बिनेंट को, भाई इस पे रिकॉम्बिनेंट पे चार्ज नेगेटिव होगा तो कोई पॉजिटिव आयन लोगे आप, पॉजिटिव चार्ज वाले। तो पॉजिटिव चार्ज में गोल्ड और टंगस्टन होता है, गोल्ड पर भी पॉजिटिव, टंगस्टन पर भी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में चिपक जाएंगे, और आप इस गन से प्लांट सेल के ऊपर फायर करोगे तो आपके रिकॉम्बिनेंट सीधे प्लांट सेल के अंदर जाएंगे। इसको बायोलिस्टिक गन या जीन गन बोलते हैं, बायोलिस्टिक गन या जीन गन। क्वेश्चन आएगा कि प्लांट सेल के अंदर हम किसको यूज करेंगे, ऑप्शन में बायोलिस्टिक गन या जीन गन होगी। ठीक है, इसमें हम किसको यूज करते हैं, आप बोलोगे पॉजिटिव चार्ज, गोल्ड या टंगस्टन आपके रिकॉम्बिनेंट के साथ। चलो ये भी क्लियर है। अब ये पूरा हमारा स्टेप क्लियर हो गया कि एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट को क्या क्या चाहिए। उसको टूल्स के अंदर डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम चाहिए, आपको मिल गए। नंबर 2, ठीक है, आपको रिस्ट्रिक्शन, आपको नंबर 2 क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए। तो वेक्टर समझ में आ गया भाई, वेक्टर के अंदर प्लाज्मिड फाज्मिड भी हो सकते हैं, वेक्टर के अंदर मतलब प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज भी हो सकता है वेक्टर के अंदर। ठीक है, प्रॉपर तरीके से समझा दिया मैंने, और वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है समझा दिया मैंने। ठीक है, बस 2 चीजें मैंने बता दी, प्रॉपर्टी बता दी और वेक्टर क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है,
तीसरा मैंने बताया कॉम्पिटेंट होस्ट। बैक्टीरिया के लिए क्या होस्ट लोगे, प्लाज्मिड लोगे, ठीक है, हीट शॉक ट्रीटमेंट से एंटर करा दोगे। प्लांट के लिए क्या लोगे भाई, प्लांट के लिए अगर वेक्टर की बात करता हूं तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, या यहाँ पर बायोलिस्टिक गन, जीन गन यूज कर सकते हो। एनिमल के लिए क्या यूज करोगे, वहां बताया था मैंने रेट्रोवायरस, यहाँ बताया था मैंने माइक्रो इंजेक्शन। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई डाउट है? AR प्रैक्टिस आते हो नहीं, बस तुम गीत गाते हो, मैं तो बहुत सब कुछ करा दूं बेटा, तुम्हारे अंदर दम होनी चाहिए ना। दम नहीं है भाई क्वेश्चन करने की तुम्हारे अंदर, ठीक है, पर फिर भी मैं करा रहा हूँ। अभी ER सेशन चालू किया था मैंने, ER के बेस पे सबको रिवीजन करा रहा था पूरा का पूरा मैं। तो लाइव सेशन में तुम्हारी प्रेजेंस ही नहीं होती थी, तो मैं लाइक करने में ऐसा लगता था तुमसे कुछ छीन रहा है तुम्हारा कोई, ठीक है। तो ऐसे में थोड़ी ना होता है यार, हम तो ये देखेंगे मैक्सिमम बच्चा क्या चाहता है, ठीक है, जो चाहेगा वो चीज लेके आ रहा हूँ ना। कमजोर बच्चा है तो उसको रिवीजन करा रहा हूँ, वन शॉट करा रहा हूँ, ठीक है। PYQ सारे करा रहा हूँ मैं, सारे PYQ इसमें इंक्लूड है, आपको होमवर्क करने के लिए दूंगा मैं, ठीक है। तो ऑलरेडी जो जो चीजें मतलब हर सेशन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जो बच्चा बिल्कुल फुद्दू है उसके लिए लास्ट में 500-600 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, पेपर आउट। मतलब ये पूरी मेरी एनालिसिस होगी। पेपर आउट का मतलब है वो 500-600 क्वेश्चन भी एक्चुअल में उन बच्चों के लिए हैं जो वास्तव में जिन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है। क्योंकि डिट्टो क्वेश्चन नहीं मिलता, उसी पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा बहुत कहीं थोड़ा बहुत अंतर होगा, मतलब फटाक एक बार में कर दोगे आप, ठीक है। चलो अब आपसे कहा जाए कि भाई एक रिकॉम्बिनेंट बनाओ, ट्रांसफॉर्मेंट बनाओ, या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाओ, तो स्टेप्स क्या होंगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर आइसोलेशन ऑफ डीएनए में से अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकालोगे। फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को PCR में डालकर उसकी मल्टीपल कॉपी बनाओगे। जब आपके डीएनए की आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपी बन जाएंगी तो उसको वेक्टर से जोड़ोगे, रिकॉम्बिनेंट बनाओगे, फिर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन करके उस ट्रांसफॉर्मेंट को निकालोगे, समझ रहे हो। और उस ट्रांसफॉर्मेंट को बड़े बड़े बायोफर्मेंटर में डालकर के उसकी ग्रोथ कराओगे, जिससे आपका बाई प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फिर क्या होगा, उस डीएनए में से आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो डीएनए के टुकड़े टुकड़े करोगे। जीन ऑफ इंटरेस्ट को उन टुकड़ों में से निकालने के लिए आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। उसको एम्पलीफाई करने के लिए PCR में डालोगे, एम्पलीफाई हो गया। अब उस डीएनए को वेक्टर के संग जोड़ोगे, लाइगेशन करोगे, रिकॉम्बिनेंट बनाओगे, और रिकॉम्बिनेंट का ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, फिर बड़े बड़े बायोरिएक्टर में डाल करके उसकी ग्रोथ को बड़े पैमाने पर बनाओगे, जिससे कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट बड़े पैमाने पर आपके प्रोडक्ट को दे पाए। स्टेप समझ में आ गए सारे? तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए, फ्रेगमेंटेशन, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एम्प्लीफिकेशन करेंगे, लाइगेशन करेंगे, फिर रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे, फिर उसको कल्चर में डाल करके उसका जो भी लार्ज स्केल पर प्रोडक्ट है उसको आइसोलेट कर लेंगे। एक एक करके उठा रहा हूं। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए, सिंपल सी बात है, डीएनए किससे आइसोलेट करना है, एनिमल से, बैक्टीरिया से, प्लांट से, या फंगस से। तो उनको फाड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो एनिमल सेल को तोड़ना है या बैक्टीरिया को तोड़ना है तो लाइसोजाइम यूज करो। प्लांट सेल को तोड़ना है सेल्यूलेज, फंगल सेल को तोड़ना है काइटिनेज। एंजाइम डाल दोगे तो ये सब सेल ब्रेक हो जाएंगे, जो भी सेल्स आप चाहते हो वो ब्रेक हो जाएंगे। इन सेल के अंदर क्या क्या होगा, स्पीकर के अंदर सेल का डीएनए, सेल का आरएनए, प्रोटीन। आपको आरएनए प्रोटीन नहीं चाहिए तो उनको डाइजेस्ट करा दो, राइबोन्यूक्लियस प्रोटीएस की हेल्प से, बचेगा क्या, डीएनए। अब सेंट्रीफ्यूगेशन करोगे तो अनडाइजेस्टेड डीएनए अलग आ गया और डाइजेस्टेड आरएनए, डाइजेस्टेड प्रोटीन का सेगमेंट अलग आ गया। अनडाइजेस्टेड डीएनए को बाहर निकाल लो। अनडाइजेस्टेड डीएनए आपके सामने, इस अनडाइजेस्टेड डीएनए को चील्ड इथेनॉल डाल करके इसका प्रेसिपिटेशन कर लोगे, और स्पूलिंग मेथड से इस प्रेसिपिटेट को, जैसे दूध में से मलाई निकालते हैं ना, इसको बाहर निकालो, आपको डीएनए मिल गया। तो ध्यान रखना कौन कौन से एंजाइम यूज करोगे किसके किस्म में। डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करना, आरएनए प्रोटीन को करना है तो कौन से एंजाइम यूज करोगे। डीएनए को प्रेसिपिटेट, बहुत बार क्वेश्चन आया, डीएनए के प्रेसिपिटेशन के लिए चील्ड इथेनॉल यूज करोगे, और डीएनए को प्रेसिपिटेट को निकालने के लिए स्पूलिंग मेथड यूज करोगे, जैसे कलछुली डाल करके मानो कि मलाई निकाल रहे हो आप, खत्म, डीएनए आ गया आपका। अब डीएनए के टुकड़े टुकड़े करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस डालोगे, डाला, टुकड़े हो गए।
अब इन टुकड़ों में से कोई ऐसे टुकड़े होंगे जिनके अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसको आप आइसोलेट करोगे। तो आइसोलेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करोगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो आपके सारे सेगमेंट को सेपरेट करेगी और आपके मेन जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको निकाल के दे देगी। तो अगला स्टेप क्या करोगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मैंने बताया सबसे पहले एक जेल लोगे जिसमें दो बैल बनाओगे, एक के अंदर आप मार्कर डाल दोगे जिनके मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है, एक में आप डाइजेस्टेड यानी कटिंग किया हुआ डीएनए के टुकड़े डाल दोगे। जहां पर डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। सैंपल पे चार्ज नेगेटिव, तो जहां नेगेटिव चार्ज डीएनए पर है तो यहां पे कैथोड लगा दो, उसके अपोजिट एंड पर एनोड लगा दो। क्लियर है? जैसे बटन ऑन करोगे तो नेगेटिव डीएनए नेगेटिव कैथोड एक दूसरे को धकेलेंगे, तो डीएनए धक्का दे, नेगेटिव चार्ज धकेलेगा, पॉजिटिव चार्ज खींचेगा, तो जो हल्का सेगमेंट है वो आगे दौड़ लेगा, जो भारी सेगमेंट है पीछे रह जाएगा। समझ रहे हो भाई? भारी हल्के हल्के बच्चे खड़े हुए हैं, एक ही ताकत से मैं धक्का दूंगा तो भारी थोड़ा कम दूर जाएगा, हल्का ज्यादा दूर जाएगा। तो यानी मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, या साइज के बेस पर आप इन फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन कर लोगे। लार्ज फ्रेगमेंट पीछे रह जाएंगे, बड़े साइज के, छोटे साइज के फ्रेगमेंट आगे आ जाएंगे। तो साइज के बेस पर क्या हो गया? यहां पर सेपरेशन, साइज के बेस पर सेपरेशन हो गया। अब बताओ कोई डाउट? या साइज के बेस पर सेपरेशन हो गया। अब बताओ कोई डाउट है किसी को? सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी साइज के बेस पर सेपरेशन हो रहा है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइज के बेस पर सेपरेशन चल रहा है। अब जब सेपरेशन हो गया तब इस जेल को आप आइसोलेट करोगे। इस जेल के अंदर आपके क्या है? फ्रेगमेंट्स हैं जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो आप एक डाई डालोगे, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड डालते ही आप यूवी रेस का एक्सपोज दोगे, तो यूवी रेस इथिडियम ब्रोमाइड को मतलब कलर को चेंज करती है ब्राइट ऑरेंज कलर, तो आपको सारे डीएनए दिखने चालू हो जाएंगे ब्राइट ऑरेंज कलर के। ये मार्कर थे। इस मॉलिक्यूलर वेट के सामने जो भी डीएनए आएगा वो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। इसको इल्यूजन कट करके जेल को बाहर निकाल लेना, इल्यूजन करके इसको बाहर निकालोगे। ये आपको मिल गया आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक ही क्वेश्चन बनता है, किस बेस पर आप सेपरेट करते हो? साइज के बेस पर। सैंपल हमेशा एनोड की तरफ आता है, कैथोड की तरफ ऑलवेज एनोड की तरफ। क्यों? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव होता है। किस डाई का यूज करते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड। कौन सी रेज डालते हैं? यूवी रेज। किस कलर के बैंड आते हैं? ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड आते हैं। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? यस, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड आते हैं। और बाद में इस डीएनए को कट करके बाहर निकालने की मैकेनिज्म को हम बोलते हैं इल्यूजन। इल्यूट आउट कर लेना, इल्यूजन। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। चलो, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट है। ठीक है, इसमें जो जेल यूज करते हैं ना, जेल, ये जेल एक एल्गा होता है, यस, सीवीड, रेड एल्गा, जिलिडियम, उससे आइसोलेट करते हैं हम। ठीक है, हाँ ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ रहा हूं, ये सब कराई दिया मैंने, इल्यूजन कराई दिया। ठीक है, अब आज क्या, ये स्ट्रक्चर दिखा दिया, आगे बढ़ते हैं। डायग्राम बता दिया, लार्ज फ्रेगमेंट पीछे, स्मॉल फ्रेगमेंट आगे, साइज के बेस पर सेपरेशन होगा। यहाँ 3 के अंदर सैंपल लिया और 1 के अंदर अनडाइजेस्टेड डीएनए, यानी जिसको हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट नहीं किया था, वहीं कहीं रह जाएगा। अब भाई आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को आप पीसीआर में डालोगे, एम्पलीफाई कराओगे, मल्टीपल कॉपी बनाओगे। तो पीसीआर काम कैसे करता है समझना होगा। आप इसके लिए आपको डीएनए रेप्लिकेशन पहले पढ़ रखी होगी। भाई एक डीएनए से 2 डीएनए बनते कैसे हैं ये समझाता हूं पहले मैं। जैसे मानो एक डीएनए है, तो 2 डीएनए बनने के लिए पहले दोनों सेगमेंट को अलग करना पड़ेगा, अलग हो गए। फिर यहां पर प्राइमर बाइंड करते हैं हमेशा। प्राइमर क्यों बाइंड करते हैं? क्योंकि प्राइमर के 3 प्राइम पर एक फ्री OH होता है जो यहां पर न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके एक नए एंड बनाएगा। तो प्राइमर चाहिए आपको। अब डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो प्राइमर से डीएनटीपी जोड़ेगा, और डीएनटीपी चाहिए, तब ये पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा और डीएनटीपी
डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को जोड़ता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, जोड़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाएंगे। यानी एक डीएनए से 2 डीएनए बनाने के लिए आपको प्राइमर चाहिए, आपको डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, आपको डीएनटीपीज चाहिए, 3 चीजें चाहिए। ये बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होती है। अब हमें बॉडी के बाहर मैकेनिज्म करनी है, और बॉडी के बाहर मैकेनिज्म करने के लिए हाई टेम्परेचर पर ऐसा एंजाइम चाहिए थर्मोस्टेबल हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, क्योंकि यहाँ बॉडी के बाहर जब डीएनए को तोड़ोगे, अलग अलग करोगे, तो आपको हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा, तो ऐसा एंजाइम डालना पड़ेगा जो थर्मोस्टेबल हो। तो हमने हॉट स्प्रिंग्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया को ढूंढा, उन बैक्टीरिया के अंदर से उस एंजाइम को आइसोलेट किया, जिसको हमने टैक पॉलीमरेज नाम दिया, टैक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेटेड टैक पॉलीमरेज। ठीक है, तो अब मैं वापस आ रहा हूं। तो एक्चुअल में पीसीआर के लिए हमें 2 सेट प्राइमर चाहिए, एक पॉलीमरेज चाहिए जो बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है, थर्मस एक्वाटिकस, इसलिए इस पॉलीमरेज का नाम रखा हमने टैक पॉलीमरेज, थर्मस एक्वाटिकस पॉलीमरेज। डीएनटीपी चाहिए एंजाइम के लिए, मैग्नीशियम और डीएनए सैंपल, इतनी चीजें मिल जाएंगी तो आप पीसीआर लगा सकते हो। अब पीसीआर की बात करूं, ये तो क्या कंसेप्ट। पीसीआर एक छोटा सा बॉक्स होता है, इसको थर्मोसाइक्लर कहते हैं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करता है, कुछ भी नहीं। आप डीएनए सैंपल इसमें डाल दो, इसको बफर सॉल्यूशन बोलते हैं, प्राइमर डाल दो, डीएनटीपीज डाल दो और टैक पॉलीमरेज डाल दो, ये तो चाहिए था। मिक्स करो और पीसीआर ट्यूब में डाल दो सबको, पीसीआर ट्यूब यहां लगा दो, और अब क्या करेगा, पीसीआर को ऑन कर दो, ये 95 डिग्री सेल्सियस करेगा, फिर 52 60 डिग्री सेल्सियस, फिर 72, फिर वापस 95, ये बार बार साइकिल घुमाएगा। साइकिल घूमने से क्या होगी, देखो, जैसे टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस होगा तो दोनों डीएनए अलग अलग हो जाएंगे, इसको डीनेचुरेशन बोलते हैं। जैसे टेम्परेचर फिर कूल करेगा, ठंडा करेगा, ठंडे का मतलब है 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर अपने आप अंदर पड़े हुए प्राइमर जुड़ जाएंगे, इसको एनेलिंग बोलते हैं। थोड़ी देर में टेम्परेचर हो जाएगा 72, थोड़ा और बढ़ेगा, इस टेम्परेचर पर होते ही टैक पॉलीमरेज जुड़ जाएगा, वो नए स्टैंड को जोड़ना चालू कर देगा, यानी 72 पर क्या हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन या एक्सटेंशन। यानी 3 स्टेप होंगे, डीनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। 95, 52, 60, 72, और एक डीएनए से 2 डीएनए, दूसरी साइकिल में 2 से 4, तीसरी साइकिल में 4 से 8, 8 से 16, तो ऐसे 30 साइकिल में 1 बिलियन डीएनए हो जाएंगे। यस, तो बस इसमें तो तुम्हें 3 बातें ध्यान रखनी है। ये कछुए जैसा थर्मोसाइक्लर 3 स्टेप के अंदर 3 डिफरेंट टेम्परेचर पर एक डीएनए से 2 डीएनए बना देता है। 95 डीनेचुरेशन, 52 60 एनेलिंग, एंड 72 एक्सटेंशन विद द हेल्प ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यस या नो? यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए भैया। कोई भी डाउट है किसी को तो बता सकते हैं आप। चलो ठीक है, नो नो नो, जबरदस्त। रेहान, ये रेहान बच्चा है बॉट है? ये बच्चा एक ही चीज को जो मैं बता चुका हूं बार बार रिपीट नहीं करता, ये बॉट होते हैं सारे के सारे, ठीक है? तभी तो आगे से मैं, नो डाउट। हाँ बेटा, एग्रोजेल की कंसंट्रेशन से इफेक्ट होता है, या पढ़ोगे आगे जा करके, समझ आ गया सर, नो डाउट, क्रिस्टल क्लियर, नो सर। चलो, अब आपने एक डीएनए से मल्टीपल कॉपी बना ली, यानी आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट की मल्टीपल कॉपी मिल गई। अब वेक्टर से जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट, ये तो आप समझ गए, जब हम बढ़ा चुके कैसे बनाते हैं। यानी अब इस सेम वही, ठीक है, आपने रिकॉम्बिनेंट बना लिया, ड्रग रेजिस्टेंट जीन की हेल्प से आपने ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर लिया। अब इस ट्रांसफॉर्मेंट को आप बड़े बड़े बायो रिएक्टर या फर्मेंटर में डालोगे, ठीक है, जो लार्ज वॉल्यूम, मत भूलना क्वेश्चन आएगा, लार्ज वॉल्यूम, यहां क्या होगा, लार्ज वॉल्यूम, 1000 लीटर तक का वॉल्यूम होता है, बड़े पैमाने पर हम कल्चर करते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कल्चर, किसका कल्चर कर रहे हैं, जो आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाया उसका कल्चर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपना प्रोडक्ट चाहिए लार्ज अमाउंट में,
तो कल्चर करने का मतलब है उस ऑर्गेनिज्म को एकदम स्टैंडर्ड कंडीशन में ग्रो कराओगे, तभी वो लार्ज अमाउंट में आपका प्रोडक्ट बनाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? उस कल्चर का टेम्परेचर मेंटेन्ड होना चाहिए, पीएच मेंटेन्ड होनी चाहिए, सबस्ट्रेट मेंटेन्ड होने चाहिए, सॉल्ट, विटामिन, ऑक्सीजन प्रॉपर मिलनी चाहिए, तब जाकर के वो इन बड़े बड़े बायोरिएक्टर या फर्मेंटर के अंदर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट एक्सप्रेस करेगा और लार्ज अमाउंट में आपका प्रोडक्ट बनाएगा। तो इनको मेंटेन करने के लिए हम बायोरिएक्टर लेते हैं जो बिल्कुल स्टैंडर्ड कंडीशन में इन सब को ध्यान में रखते हुए आपके रिकॉम्बिनेंट या आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की अच्छे पैमाने पर ग्रोथ कराते हैं। जैसे एक काऊ से, कैटल से आपको ज़्यादा दूध चाहिए, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब गर्मियाँ होंगी तो कूलर लगाना पड़ेगा, ठंडी होगी तो वहाँ पर आग जलाने पड़ेगी, उसको बोरे पहनाने पड़ेंगे, उसको गर्म चीज़ें खिलाने पड़ेंगी, उसका न्यूट्रिशन अच्छा रखना पड़ेगा, तो नो डाउट उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो वही तो हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो दो टाइप के यहाँ पर बायोरिएक्टर होते हैं, एक सिंपल स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर, ठीक है, जिसमें आप पीएच, ठीक है, स्टरलाइजेशन, फोम ब्रेकर, ठीक है, इम्पेलर लगे हुए हैं, कल्चर्स में डाल रखे हो, ऑक्सीजन का प्रॉपर एंट्री हो रही है, मोटर लगी हुई है घुमाने के लिए, इसको सब कुछ मेंटेन कर रहे हो। हाँ, अगर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड करता है तो आप स्पर्ज स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर यूज कर सकते हो। स्पर्जिंग का मतलब है वो ऐसे से रोटेट करता है, जैसे ऊपर से सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ऊपर से भी बबलिंग होगी और नीचे से ऑक्सीजन और ज्यादा अच्छे से जाएगी। समझना मेरी बात? तो ऊपर से क्या हो रहा है? इंक्रीज सरफेस एरिया, नीचे क्या? बबल्स, ड्रामेटिकली इंक्रीज ऑक्सीजन, ठीक है, ट्रांसफर एरिया। तो इससे क्या होता है? अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर एरिया बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन अच्छे से मिल जाती है। तो स्पर्ज स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर बोलते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई करनी होती है तब इसको आप यूज करते हो। चलो लास्ट स्टेप भाई, अब आप क्या करोगे? अच्छा, बायोरिएक्टर दो टाइप के हो सकते हैं, एक बैच फर्मेंटर जिसमें आपने एक बार में न्यूट्रिएंट भर दिया तो बैक्टीरिया की ग्रोथ ऐसे जाएगी लॉक फेज, और जैसे न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा स्टेशनरी फेज, तो एस फेज कल्चर आएगा। एक होता है ओपन कंटिन्यूस कल्चर, ओपन सिस्टम, ऊपर से न्यूट्रिशन डालते जा रहे हो, प्रोडक्ट निकालते जा रहे हो, न्यूट्रिशन डालते जा रहे हो, प्रोडक्ट निकालते जा रहे हो, यानी हमेशा ये कर्व जे शेप में मेंटेन रहेगा, लॉक फेज में मेंटेन रहेगा। तो कंटिन्यूस कल्चर और बैच फर्मेंटर या क्लोज सिस्टम में अंतर क्या होता है? ये ओपन सिस्टम हो गया। ठीक है, वहां पर एस शेप कर बनेगा, यहाँ पर जे शेप कर बनेगा। लास्ट स्टेप क्या होता है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इस पर क्वेश्चन आता है, जब आपका प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको तरीके से सेपरेट करो, प्यूरिफाई करो, इसी को डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बोलते हैं। सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्लियर है? इस चैप्टर के लगभग एक साल में 7 क्वेश्चन भी आए इस चैप्टर से। यस, 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मात्र इस चैप्टर की बात कर रहा हूँ, अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। टोटल 13 क्वेश्चन भी आए हैं बायोटेक से। यस, तो आपका इतना वेटेज मैंने पक्का कर दिया। यहाँ के चैप्टर खत्म होता है, अब आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। हैंड राइटिंग नोट्स मैंने ऑलरेडी, ठीक है, अपने इंस्टाग्राम पर भी डाल रखे हैं और टेलीग्राम पर भी डाल रखे हैं। यस, ठीक है, तो आप कहीं से भी ये चीज उठा सकते हो। डॉक्टर मनीष दुबे, एमडी सर बीएमएस, ठीक है, आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, वहां से भी आप उठा सकते हो, और ऑलरेडी, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डाल रखे हैं, वहां से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स वहां डालता जा रहा हूँ, और बीएमएस प्राइम को भी मैं वहीं कंटिन्यू डालता जा रहा हूँ, तो वहां से आप ले सकते हो। ये 3 पेज के अंदर पूरा चैप्टर खत्म है, और गारंटी है इन 3 पेज से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत छोटा छोटा नहीं लिखा, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ इन पेपर A4 साइज पर। ठीक है, बहुत, मतलब मेरी गारंटी है 3 से बाहर जाएगा नहीं, बहुत पैटर्न से। लास्ट टाइम पर यूं पलट के चले जाओगे, एक एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सारे पीवाईक्यू मैंने एक साथ डाल दिए हैं, सारे पीवाईक्यू मैंने एक साथ डाल दिए हैं, अच्छी तरीके से एक बार कर लेना। मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने सारे पीवाईक्यू के आंसर लगा रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो एक बार करके आप चेक कर लेना। सारे पीवाईक्यू 24 तक के लेटेस्ट पीवाईक्यू सारे डाल दिए मैंने। ठीक है, अब चैप्टर सेकंड में एंटर कर रहा हूं, सारे पीवाईक्यू पड़े हुए, सारे पीवाईक्यू। चैप्टर सेकंड, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन
एग्रीकल्चर में, और बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन मेडिसिन में, फिर ट्रांसजेनिक एनिमल और एथिकल इशू, चैप्टर एंड। ठीक है, तो एक चैप्टर एकदम बेहतर तरीके से मैंने सेट कर दिया ब्रेन में, सारे पीवाईक्यू से कर लेना, फिर लास्ट में इसके पीवाईक्यू भी है। ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है, इसका नोट्स आपको इसके लिंक में मिल जाएंगे, तो नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके, क्लियर है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर की बात करूंगा, फिर मैं मेडिसिन की बात करूंगा। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए आज की डेट में हमें जरूरत किसकी थी? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें आप डिफरेंट टाइप के केमिकल यूज करते हैं, यूरिया डाल रहे हो, तमाम चीजें डाल रहे हो, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, साथ में आपने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी स्टार्ट कर दिया, जैसे आप यूज करते हो ना गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, पर इतना सफिशियंट नहीं है। अब आपको चाहिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी ऐसा एग्रीकल्चर जिसमें जो सीड है वो जेनेटिकल इंजीनियरिंग से मॉडिफाई कर रहे हैं, जिसके अंदर एबायोटिक रेजिस्टेंस पावर है, जो पेस्ट रेजिस्टेंट है, नेमाटोड रेजिस्टेंट है, जिनसे न्यूट्रिशनल वैल्यू इनहांस हो रही है। आप समझ रहे हो, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से आपको बचा रहे हैं, ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, आप समझ रहे हो, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है, तो इसके लिए सिंपल सी बात है, आप जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हो वो मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, जैसे कोल्ड, ड्रॉट, साल्ट, हीट, इनसे बचाते हैं। ठीक है, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, यानी पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बना रहे हो, जैसे बीटी टॉक्सिन पढ़ाऊंगा आपको, आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिसमें यहाँ पर मैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट और यहाँ पर नेमेटोड रेजिस्टेंट क्रॉप, इसमें आपको केमिकल की जरूरत नहीं, क्रॉप अपने आप ही रेजिस्टेंस पावर रखते हैं। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से रोक बचाने के लिए मैं आपको ट्रांसजेनिक टोमेटो पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और एक और यहाँ पर एनसीईआरटी में जो पढ़ाना है, गोल्डन राइस, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू इनहांस कर रहा है। ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखे हैं जो मुझे पढ़ाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल और गोल्डन राइस, सॉरी, सबसे पहले गोल्डन राइस और ट्रांसजेनिक टोमेटोज की बात करता हूं, फिर मैं आरएनए इंटरफेरेंस और बीटी की बात करूंगा। तो गोल्डन राइस एक ऐसा चावल, जैसे ब्राउन राइस सुना होगा ना, अब मैं गोल्डन राइस की बात कर रहा हूँ। गोल्डन क्यों? क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन भरा हुआ है। कुछ ट्रॉपिकल रीजन थे जहां लोगों के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी, और विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से उनको प्रॉपर दिखता नहीं था, नाइट ब्लाइंडनेस उनका बड़ा कॉमन था। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि एक काम करते हैं, वो चावल बहुत खाते हैं, तो चावल को ही जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो, उसमें बीटा कैरोटीन भर दो, जिसको प्रो विटामिन ए बोलते हैं, वो लीवर में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उन्हें क्या करो भाई, बीटा कैरोटीन के जीन को ढूंढो, कहाँ मिलेगा? डैफोडिल के अंदर, निकाल लो। वेक्टर कौन होगा? टीआई प्लाज्मिड, जोड़ दो, रिकॉम्बिनेंट बन गया। इस रिकॉम्बिनेंट को एक नॉर्मल टेम्परेट स्ट्रेन ऑफ राइस उसमें डाल दो। अब ये राइस टेम्परेट स्ट्रेन नहीं बचा, ये गोल्डन राइस हो गया, क्योंकि अब इसके अंदर बीटा कैरोटीन का डिपोजिशन हो गया, बस। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, बीटा कैरोटीन के जीन को कहां से आइसोलेट करोगे? डैफोडिल प्लांट। कौन सा वेक्टर यूज करोगे? टीआई प्लाज्मिड। कौन सा होस्ट यूज करोगे? टेम्परेट स्ट्रेन ऑफ राइस। किस में मॉडिफिकेशन हो जाएगा? गोल्डन राइस। क्या बोलते हैं इसको? ओराइजा सटाइवा, इट इज अ ट्रांसजेनिक वैरायटी। क्या कर रहा है? न्यूट्रिशनल वैल्यू इनहांस कर रहा है। समझ गए? अगला मैं बात करूंगा यहाँ पर फ्लेवर सेवर टमाटो, ट्रांसजेनिक टमाटो। नॉर्मल केस में टमाटर को एक बार तोड़ लिया जाए और कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो पक्के सड़ के खत्म हो जाएगा, इसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। तो इसके लिए आप ऐसे टमाटर को उगाओ जब तक आप चाहो ना तब तक वो हरे बने रहें। तो टमाटर को पकाने और सॉफ्टिंग के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, जीन को साइलेंट कर दो। जैसे ये जीन है, इससे आरएनए बनेगा, आरएनए से एक प्रोटीन बनेगी जिसको बोलते हैं पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ टमाटो। अगर आप इस जीन को साइलेंट कर दो, जीन के एक्सप्रेशन को रोक दो, इस एंजाइम के बनने को रोक दो इस टमाटर के अंदर, तो कभी भी पकेगा नहीं जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक। वो आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट होते हैं, उनसे आप पका लोगे। इसकी टेक्निक यूज करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस, जो पढ़ाने वाला हूं मैं। तो इसमें एंटी सेंस आरएनए बनाते हैं, बनता है, जो आपके सेंस आरएनए जो प्रोटीन बनाएगा उससे बाइंड करके डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेगा, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए की कभी प्रोटीन नहीं बनती।
डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनने से प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी, मतलब इनडायरेक्टली इस एंजाइम का बनना रुक जाएगा, यानी इस जीन का साइलेंसिंग हो गया। तो आरएनए इंटरफ्रेंस की हेल्प से हमने जीन साइलेंस करके फ्लेवर सेवर टमाटो बनाया, जो ट्रांसजेनिक वैरायटी है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचा रहा है। दो एप्लीकेशन हो गए। तीसरी मैंने बात की थी यहाँ पर बीटी टॉक्सिन, जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना रहा है, क्योंकि उस समय इंसेक्टिसाइडल केमिकल्स होते थे, खतरनाक पॉइजन, वो प्लांटों पर छिड़के जाते थे बड़े बड़े इंसेक्ट से बचाने के लिए। ठीक है, समझना मेरी बात। तो हमने क्या किया, प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया कि भाई कोई इंसेक्ट प्लांट को खाएगा अपने आप मारा जाएगा। समझ रहे हो? हाँ। तो इसके लिए साइंटिस्टों ने एक बैक्टीरिया को ढूंढा। उस बैक्टीरिया की एक प्रॉपर्टी थी, अगर उस बैक्टीरिया को कोई इंसेक्ट खा लेना तो इंसेक्ट की मिड गट में जाकर के वो बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिन होते हैं, प्रोटीन, वो एक्टिव हो जाते हैं, और बैक्टीरिया की मिड गट में अल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में हम वो होल बना देते हैं, जिसके वजह से बैक्टीरिया की, उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। समझना। तो अब मैं बात करूंगा बीटी टॉक्सिन। तो पहले बेसिक बात बता रहा हूं। बीटी टॉक्सिन एक बैक्टीरिया बनते हैं बैसिलस थ्रियोजेंसिस, बीटी इसी से लिया है, बीटी। तो पहले हम क्या करते थे, केमिकल की जगह बैक्टीरिया के सॉल्यूशन बनाते थे, लीफ पर स्प्रे कर देते थे, कोई इंसेक्ट आता था तो बैक्टीरिया को खा जाता था। ठीक है, इसमें इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन होते थे, ठीक है, जिसको हम, ठीक है, एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, बताता हूँ, प्रोटीन। तो ये एंडोटॉक्सिन बैक्टीरिया के अंदर जाए, इंसेक्ट के अंदर जाएंगे, उसकी मिड गट के अंदर, बैक्टीरिया एंटर इन द मिड गट ऑफ इंसेक्ट, वहाँ हाईली एल्कलाइन मीडियम होता है, वहाँ इसका एक्टिवेशन हो जाएगा इस इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन का, और ये उसके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये साइंटिस्टों को समझ में आ गया, इसकी मैकेनिज्म समझे कि एक्चुअल में इस बैक्टीरिया में ऐसा है क्या। हमने देखा बैक्टीरिया के अंदर एक जीन था जिसको हमने क्राइजीन नाम दिया, क्राइजीन, जो एक इनएक्टिव प्रोटीन या इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन बनाता था। क्राइजीन इनएक्टिव प्रोटीन या इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन बनाता था, तो बैक्टीरिया के अंदर ही रहते थे इनएक्टिव एंडोटॉक्सिन, जो उसके अंदर ही रहते थे, एंडो का मतलब अंदर रहने वाले टॉक्सिन, समझना, अंदर ही रहते थे। तो जब इन एंडोटॉक्सिन को, यस, बैक्टीरिया को कोई इंसेक्ट इनटेक कर ले, इंगल्फ कर ले, इंजेक्शन कर ले, तो उसकी मिड गट में एल्कलाइन मीडियम होता था, और एल्कलाइन मीडियम में कुछ एंजाइम एक्टिवेट होते थे, उस प्रोटीन के टुकड़े कर देते थे दो। तो जैसे प्रोटीन का टुकड़ा होगा ये प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी, और एक्टिव होते ही ये उस इंसेक्ट की मिड गट से चिपक जाएगी, जहां पर पोर क्रिएट कर देगी, जिसकी वजह से उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ये साइंटिस्टों को समझ में आ गया। तब साइंटिस्टों ने इस बैक्टीरिया को प्लांटों के ऊपर स्प्रे करना चालू कर दिया। तब तक बायोटेक्नोलॉजी आ गई। तब साइंटिस्टों ने कहा भाई मूर्खों, क्या कर रहे हो, बैक्टीरिया को क्यों स्प्रे कर रहे हो, बैक्टीरिया के अंदर जीन को ही निकाल लो ना, क्राइजीन को, और टीआई प्लाज्मिड की हेल्प से ट्राइजीन को डिफरेंट प्लांट में इंसर्ट कर दो। यस, अब प्लांट अपने आप उस प्रोटीन को बना लेगा अपने अंदर, क्राई प्रोटीन को, और इंसेक्ट जब खाएगा तो मारा जाएगा। पूछा गया भाई ये प्रोटीन मनुष्यों के अंदर जाएगी तो नुकसान नहीं करेगी ना, ह्यूमन की गट के अंदर वो एंजाइम नहीं होते, और इतना हाई एल्कलाइन मीडियम भी नहीं होता, समझ रहे हो, तो हमारे लिए नुकसान नहीं करेगी, हमारे लिए वो नॉर्मल एक प्रोटीन है, जबकि इसके लिए पॉइजन का काम करेगी, ओनली फॉर इंसेक्ट। तब से हमने बहुत सारे प्लांटों को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो कॉर्न हो, समझ रहे हो, चाहे वो राइस हो, सोयाबीन हो, ब्रिंजल, बैगन हो, उन सबको हम मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, वो आज की डेट में ये मार्केट में अवेलेबल है। कैसे, अब आ जाओ। बीटी कॉटन, कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन, इन 6 पे क्वेश्चन आएगा। ये 6 के 6 जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुके हैं। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, समझना, इसमें हमने क्या किया, कॉटन को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो बैसिलस थ्रियोजेनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट्स सच एज, लेपिडोप्टेरन को भी किल कर सकते हैं, कोलियोप्टेरन को भी कर सकते हैं, और डायप्टेरन को भी कर सकते हैं। लेपिडोप्टेरन में टोबैको, बडवर्म, आर्मी बॉम्ब, कॉटन बॉल बॉम्ब और कॉर्न बोरर आते हैं, जबकि कोलियोप्टेरन में बीटल्स और फ्लाई और मॉस्किटो आते हैं। क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना इस पर, किसके अंदर कौन आता है, क्वेश्चन बनता है। तो हमने क्या काम किया, तो ध्यान रखना, आपसे कहा जाएगा क्राई जीन या क्राई प्रोटीन इंसेक्ट स्पेसिफिक होती है या क्रॉप स्पेसिफिक होती है, दोनों ही स्पेसिफिक, इंसेक्ट और क्रॉप दोनों से स्पेसिफिक होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। इनएक्टिव प्रोटीन तो बता ही दिया पूरा का पूरा मैंने।
तो अब हमने समझ में आ गया कि भाई क्राय प्रोटीन, क्राय फर्स्ट एबी कॉर्न बोरर के लिए, क्राय फर्स्ट एसी और क्राय सेकंड एबी, ऐसे अगर वो फर्स्ट पहले आएगा सेकंड पहले आएगा फर्स्ट आएगा, एबी पहले आएगा एसी पहले आएगा एबी आएगा, दोनों फर्स्ट फर्स्ट पहले आ रहे हैं, दोनों पहले आ रहे हैं, तो ये हो गया कॉर्न बोरर। और इसमें फर्स्ट पहले आ रहा है पर एसी बाद में आ रहा है, इसमें सेकंड पहले आ रहा है फिर एबी आ रहा है, तो दोनों ही मतलब सेकंड सेकंड बाद में आएगा। तो कॉटन बॉल बॉम्ब, तो फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट पहले आएगा, ए बी और ए सी में ए बी पहले आएगा, तो ये कॉर्न बोरर के लिए होते हैं, रिमेनिंग वाले दो कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए होते हैं। यानी ये जीन इंसेक्ट और क्रॉप दोनों के ही स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अब जाओ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट या आरएनए इंटरफेरेंस, ये समझने का है। पहला क्वेश्चन आएगा, आरएनए इंटरफेरेंस साइंटिस्टों ने किस प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया? टोबैको प्लांट। क्या समस्या थी? टोबैको की रूट में एक नेमाटोड राउंड वॉर्म का इन्फेक्शन था जिसका नाम था मिलेटोगाइनी इनकोग्नेसिया। किसका नाम था? मिलॉयडी, ठीक है, मिलॉयडी गाइनी इनकोग्नेसिया। ये एक नेमाटोड राउंड वॉर्म था जो टोबैको प्लांट की रूट में इन्फेक्शन करके इसकी ईल्ड को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा रहा था। तब साइंटिस्टों ने इस नेमाटोड को टारगेट किया और टोबैको प्लांट को नेमाटोड रेजिस्टेंट बनाया। टेक्निक कौन सी यूज की? आरएनए इंटरफेरेंस। समझने की करके सारे जैसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जैक्ट वैसे ही बता रहा हूं मैं। तो प्लांट दिखा दिया मैंने, रूट ऑफ टोबैको प्लांट, रूट पूछेगा, रूट या सूट? रूट। कौन सा? नेमाटोड। कौन सा नेमाटोड? मेलाडोगानी इनकोग्नेसिया। अब आ जाओ, सबसे पहले सेल्फ डिफेंस सिस्टम इन यूकैरियोटिक सेल। एक यूकैरियोटिक सेल कैसे अपने को बचाव करती है डबल स्टैंडर्ड आरएनए से? समझना, जैसे मान लो किसी भी तरीके से अगर किसी सेल के अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए आ गया, किसी भी तरीके से बन गया, तो एक सेंस स्टैंड होगा, एक एंटी सेंस। सेंस वो होता है जो प्रोटीन बनाता है, एंटी सेंस वो होता है जो प्रोटीन नहीं बनाता। तो हमेशा सेंस वाले से काम होता है, एंटी सेंस से कोई काम नहीं होता। तो हमेशा हमारे पास हर एक यूकैरियोटिक सेल में एंजाइम होता है रिस्क, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये हमेशा सेंस को खा जाएगा, डाइजेस्ट कर देगा, एंटी सेंस को छोड़ देगा क्योंकि इससे खतरा नहीं है। तो इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड आरएनए से ये रिस्क हमेशा बचा लेता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से ये रिस्क हमेशा बचा लेता है। समझना मेरी बात। तो इस तरीके से कोई भी यूकैरियोटिक सेल डबल स्टैंडर्ड आरएनए से अपने को प्रोटेक्ट कर लेती है इस रिस्क एंजाइम की हेल्प से। क्लियर है? तो अब हमने क्या किया, नेमाटोड की कमजोरी ढूंढी। हमने देखा नेमाटोड के डीएनए से एक आरएनए बनता है, सेंस आरएनए, जो प्रोटीन बनाता है। इस प्रोटीन की वजह से ये नेमाटोड प्लांट के ऊपर पैरासाइट रह पाता है। अगर ये प्रोटीन नहीं होगी तो ये पैरासिटिज्म सो ही नहीं करेगा। ये किसी भी प्लांट के ऊपर परजीवी है, पैरासाइट है, तो इस प्रोटीन की वजह से। और प्रोटीन को बनाने के लिए कोई डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम जान गए भाई इसकी कमजोरी क्या है, डीएनए। हमने इस प्लांट के, इस नेमाटोड के डीएनए को निकाला और उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया। मतलब अब एक डीएनए से आरएनए नहीं बनेगा, दोनों स्टैंड से आरएनए बनेगा, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। डीएनए को टीआई प्लाज्मिड में जोड़ा, वेक्टर, और उस वेक्टर का इन्फेक्शन करा दिया प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर नेमाटोड का दोनों डीएनए चले गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, मतलब दोनों डीएनए से आरएनए बनेंगे। यानी अब इन प्लांट के अंदर नेमाटोड के इस जीन के सेंस और एंटीसेंस दोनों ही टाइप के आरएनए बनेंगे। क्योंकि प्लांट है तो रिस्क इसके पास होगा, रिस्क हमेशा सेंस को खा जाएगा, एंटी सेंस को छोड़ देगा। तो इस प्लांट के अंदर अब एंटी सेंस भर गए। कौन से एंटी सेंस? इस नेमाटोड के एंटी सेंस, इस नेमाटोड के इस जीन के एंटी सेंस, जो नेमाटोड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमने इस प्लांट को छोड़ दिया और एक नेमाटोड को भी छोड़ दिया। नेमाटोड प्लांट के अंदर गया, इसने कहा लाओ उस प्लांट को खाता हूं। तो जैसे इसने प्लांट को खाने की कोशिश की तो ये एंटी सेंस आरएनए जो प्लांट में पहले से थे वो अंदर आए, इसके सेंस आरएनए से बाइंड कर दिए, बाइंड करके क्या बना लिया? डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना लिया, जिससे इसकी प्रोटीन बनना रुक गई। प्रोटीन रुकने से इसने इनटेक करना रोक दिया और ये भूखमरी की वजह से मारा गया। यानी अब जब भी कोई नेमाटोड इस प्लांट के अंदर एंटर करेगा तो इस प्लांट के अंदर ऑलरेडी इस नेमाटोड के एंटीसेंस आरएनए भरे पड़े हैं, वो एंटर करके इसके सेंस आरएनए से बाइंड करके एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लेंगे और इसकी प्रोटीन को फॉर्मेशन को ब्लॉक करके इसको मार देंगे। तो इस तरीके से हमने नेमाटोड को क्या बना दिया, सॉरी, इस
टोबैको प्लांट को हमने निमेटोड रेजिस्टेंट बना दिया। क्लियर है बिल्कुल, विद द हेल्प ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस, यानी आरएनए के थ्रू आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकना। एक आरएनए दूसरे आरएनए के एक्सप्रेशन में इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ध्यान रखनी है आपको। ये तो बताई दी मैंने पूरी। अब आ जाओ बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन मेडिसिन में। तो दो बात ध्यान रखना, अब तक कितने थेराप्यूटिक्स को ऑथेंटिफिकेशन मिल चुका है बर्ड लेवल पर? 30, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हैं। और इंडिया के अंदर कितने? 12। इंडिया में 12 और दुनिया में 30 थेराप्यूटिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बने हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला यहां पर एप्लीकेशन आपको एक तो इंसुलिन की पढ़नी है, तो इंसुलिन में एक साथ बता देता हूं। इंसुलिन बनती कहां पर है? इंसुलिन हमेशा पेनक्रियास की बीटा सेल में बनती है। कहां बनती है? पेनक्रियास की बीटा सेल में। कैसे बनती है? इनएक्टिव फॉर्म में बनती है, प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। कितनी चेन होती है? 3, ए बी सी, ठीक है। 3 चेन होती है। सी पेप्टाइड के अंदर 33 अमीनो एसिड, बी पेप्टाइड के अंदर 30 और ए पेप्टाइड के अंदर 21 अमीनो एसिड होते हैं। टोटल 84 अमीनो एसिड होते हैं प्रो इंसुलिन के अंदर, इमेच्योर इंसुलिन के अंदर, इनएक्टिव इंसुलिन के अंदर, जो पेनक्रियास के अंदर बनती है। फिर पेनक्रियास के अंदर इसका मैच्योरेशन भी होता है, जिसमें सी पेप्टाइड बाहर निकल जाएगी, यानी 33 अमीनो एसिड बाहर निकल जाएंगे और ए और बी डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ जाएंगे। इसको मैच्योर इंसुलिन बोलते हैं, जिसमें टोटल 51 अमीनो एसिड होते हैं, जो एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन होती है। एक्चुअल में नेचुरली इंसुलिन हमारे पेनक्रियास में ऐसे ही बनती है। तो क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे कि मैच्योर इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं, मैच्योर में कितने होते हैं, ड्यूरिंग मैच्योरेशन कितने अमीनो एसिड निकल जाते हैं, या ए बी सी पेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड होते हैं, ये क्वेश्चन आएगा। पर एक डिसीज है डायबिटीज मेलाइटस, इस केस में कई इंसानों के अंदर इंसुलिन नहीं बनता, तो उनको मजबूरी बस काउ से या पिग का इंसुलिन, आइसोलेटेड इंसुलिन इनको यूज करना पड़ता है, ठीक है, पॉक या बीफ इंसुलिन। तो दूसरे एनिमल की प्रोटीन को जो अपनी बॉडी में इंसर्ट करोगे तो नो डाउट एलर्जिक रिएक्शंस होंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो इससे निपटने के लिए साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि इस इंसुलिन को आर्टिफिशियली कैसे बनाया जा सकता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। तो सबसे पहली कंपनी आई थी एलाई लिली, जिसने पहला रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाया, ठीक है, जिसमें ए चेन को अलग बनाया, बी चेन को अलग बनाया, बाद में दोनों चेन को जोड़ा, क्योंकि आर्टिफिशियल कंडीशन बना रहे हैं ना भाई, ठीक है। ये तो नेचुरल इंसुलिन है, तो नेचुरल आर्टिफिशियल में क्या अंतर होता है समझो। तो अब 2-3 डेटा आपको याद रखना है। कौन सी कंपनी थी? एलाई लिली। कब? 1983 में। किस पर बेस्ड थी? अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी। इसने इंसुलिन के जीन को आइसोलेट किया, ए को अलग किया, बी को अलग किया, पीवीआर 322 में ए को जोड़ा और दूसरे पीवीआर 322 में बी जीन को जोड़ा। रिकॉम्बिनेंट को अलग अलग इक्वलाई में ट्रांसफर किया, इस इक्वलाई में ए पेप्टाइड बनाई, इस इक्वलाई में बी पेप्टाइड बनाई, बाद में ए और बी पेप्टाइड को आपस में जोड़ करके आर्टिफिशियल मैच्योर इंसुलिन बनाई, इसको हिम्यूलिन बोलते हैं, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज था इनके सामने। तो कंपनी का नाम याद रखना है, एलाई लिली। कब? 1983 में। कहां पर बेस्ड थी? अमेरिकन बेस्ड थी। इन्होंने होस्ट कौन सा यूज किया? इकोलाई। वेक्टर कौन सा यूज किया? पीवीआर 322। ए चेन अलग, बी चेन अलग, और चैलेंज क्या था? इन दोनों चेन को आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ना। खत्म, पहला एप्लीकेशन। दूसरा हम बात करेंगे जीन थेरेपी, यानी एक डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस करना। तो इस पे क्वेश्चन क्या आएगा? कब की बात है? पहली जीन थेरेपी कब हुई थी? 1990 में, 1990 में पहली जीन थेरेपी हुई थी। किसकी हुई थी? 4 साल की 4 ईयर ओल्ड जो एक गर्ल थी उसकी हुई थी। उसमें कौन से जीन में डिफेक्ट था? एडेनोसिन डीएमिनेज। भाई क्या काम करता है ये एडेनोसिन डीएमिनेज? ये जीन एक प्रोटीन बनाता है, एडेनोसिन डीएमिनेज, ठीक है, यस, एक प्रोटीन बनाता है, एडीए प्रोटीन। एडीए प्रोटीन का मतलब है कि एंजाइम बनाता है ये, ठीक है, एडेनोसिन डीएमिनेज। समझना, एडीए जीन एक एंजाइम बनाता है, एडेनोसिन डीएमिनेज, और ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एंजाइम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन मैच्योरेशन को इंड्यूस करता है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा ना तो बी और टी दोनों ही लिम्फोसाइट नहीं बनेंगे, जिससे कि दोनों ही लिम्फोसाइट के अंदर डेफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। एक मिनट चलो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब हाँ,
तो भाई कौन सी जीन, एडीए, एडेनोसिन डीएमिनेज, इसे एंजाइम को बनाने वाला जीन, यानी उस बच्ची के अंदर ये एंजाइम नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से उसका बी और टी लिम्फोसाइट सिस्टम वीक था। उस बीमारी को बोलते हैं एससीआईडी, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एक्चुअल में एड्स से भी भयानक है, क्योंकि एड्स के केस में ओनली टी लिम्फोसाइट काम नहीं कर रहे हैं, हेल्पर टी सेल, यहाँ दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे भी भयानक है, यस, उससे भी डेंजरस है, क्लियर है, बिल्कुल उससे भी डेंजरस है। तो हमने क्या काम किया, इस डिफेक्टिव जीन को, भाई उस लड़की के संग क्या कर सकते थे, उसके अंदर एक रेगुलर इंटरवल पर एंजाइम को डालते रहो, या उसके बोन मैरो, भाई एंजाइम को बनाने वाले सेल बोन मैरो में होते हैं, उस बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करते रहो, पर कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या, और बोन मैरो उतना आसान मिलता नहीं है किसी का, तो हमने कुछ एक और सॉल्यूशन निकाला जो उससे इन सबसे बेटर है, ठीक है। हमने उसके बोन मैरो को, सेल को ही निकाला, लिम्फोसाइट को, ठीक है, और उसके डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस किया, और उसी की बोन मैरो सेल को एक आर्टिफिशियल मीडियम में मेंटेन किया, और एक रेगुलर इंटरवल पर उसके बोन मैरो में ट्रांसप्लांट करते रहे, जिससे कि लंबे समय तक वो सेल मेंटेन रहती हैं। भाई मोटल तो है नहीं, मोटल है, कुछ समय बाद मरेंगी, ठीक है, तो फिर ट्रांसप्लांट कर देंगे, उसी की सेल हमने मेंटेन कर ली है, तो इसी को जीन थेरेपी बोलते हैं। हाँ, ये परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता था अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में कराते तो, ठीक है। तो ये था एडीए जीन। इसमें करेंगे क्या बेटा, हम देखो देखो, सबसे पहले उसके बोन मैरो से हमने लिम्फोसाइट को निकाला, इन लिम्फोसाइट को हमने एक वेक्टर रेट्रोवायरस यूज करेंगे, उसमें हेल्दी जीन डाल दिया सीडीएनए से बना करके, ठीक है, इसको उठा करके यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इस वायरस ने इस जीन को इन सारी सेल के अंदर पहुंचा दिया, इन सेल को हमने यहां से अलग कर लिया। अब एक रेगुलर इंटरवल पर इसी की सेल को, जिसमें हेल्दी एडीए जीन पड़ा हुआ है, इसके अंदर डालते रहेंगे, जिससे इसकी सर्वाइबिलिटी लंबी हो जाएगी। तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके इसके हेल्दी जीन, डिफेक्टिव जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो चलो समझ में आ गया, मेथड ऑफ जीन थेरेपी समझा ही दिया पूरा मैंने। अब आ जाओ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अर्ली डायग्नोसिस के लिए 3 टेक्निक यूज करते हैं, पीसीआर, एलाइजा, आरडीटी, ऑटो रेडियोग्राफी। तुम्हें याद होगा कोरोना के टाइम पर लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए हम नाक में स्वैब डाल करके देखते थे कि यार इसमें सिम्टम तो नहीं आ रहे, पर ऐसा नहीं कोरोना वायरस इसके अंदर है, तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए पीसीआर लगाते थे, पीसीआर से पहले ही मालूम पड़ जाएगा इसके अंदर है, सिम्टम आने से पहले। तो ऐसी पीसीआर, एलाइजा और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो ऑटो रेडियोग्राफी, ये अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। तो पीसीआर तो मैं पढ़ा ही चुका हूं पूरा। अब 2 चीजें समझनी है आपको, एलाइजा और ऑटो रेडियोग्राफी, ये कैसे करते हैं। तो ऑटो रेडियोग्राफी आरडीटी का पार्ट है। ऑटो रेडियोग्राफी में हम प्रोब यूज करते हैं। सर प्रोब क्या होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए होते हैं, जिसके अंदर हमने फॉस्फेट को रेडियो लेबल्ड कर दिया है, ये पूरे ह्यूमन जीन के हमने बना के रख लिए हैं, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए आरएनए, जिसमें फॉस्फेट रेडियो एक्टिव होगा। अब जैसे मुझे अपने बॉडी में पता लगाना है क्या किसी क्रोमोसोम में या डीएनए के अंदर म्यूटेशन तो नहीं हुई, तो मैं उनके सिंगल स्टैंडर्ड को जेल पर रन कराऊंगा, और ऑलरेडी प्रोब मेरे पास हैं, उससे मैं मिक्स कर दूंगा, और इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर दोनों जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब म्यूटेशन नहीं हुआ। अगर नहीं जुड़ रहे, हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा, तो मतलब म्यूटेशन हो गया। और देखने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, एक फोटोग्राफिक फिल्म, एक्सरे फिल्म पर इसको देखूंगा, अगर चमक रहे हैं मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया, नहीं चमक रहे मतलब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ। इससे पता लग जाएगा कि म्यूटेशन हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें हम इसको यूज करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट, ऐसे ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है, समझ रहे हो, एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पर बेस्ड है। भाई एंटीजन को ढूंढना है सैंपल में किसी पैथोजन के, तो भी एलाइजा लगा सकते हो। किसी पैथोजन के एंटीबॉडी को ढूंढना है बॉडी के अंदर, तो भी एलाइजा लगा सकते हो, समझना मेरी बात। अगर एंटीजन को ढूंढना है तो ऑलरेडी ऐसी एलाइजा प्लेट आती है जिनमें एंटीबॉडी पहले से चिपके हुए होते हैं उस पैथोजन के, तो आप सैंपल डालोगे उसमें एंटीजन ढूंढने हैं, तो एंटीजन अगर होंगे तो इन एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ऑलरेडी इस किट के संग आती हैं, उनको डालोगे जिनमें एंजाइम जुड़ा हुआ है, अगर एंटीजन होंगे तो जुड़ जाएंगे, एंटीजन नहीं होंगे तो नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। अगर ये जुड़ गए हैं तो एक सबस्ट्रेट आएगा, सबस्ट्रेट डालोगे और प्लेट का कलर चेंज हो रहा है,
मतलब ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट कब होगी? जब एंटीजन प्रेजेंट होगा। मतलब सैंपल कैसा है? पॉजिटिव। कलर का चेंज होना क्या बता रहा है? कि टेस्ट पॉजिटिव है। ऐसे ही अगर आपको एंटीबॉडी ढूंढने हैं तो एंटीजन कोटेड प्लेट लेने पड़ेंगे, सैंपल डालोगे उसमें एंटीबॉडी होंगे तो बाइंड कर जाएंगे। ऐसे ही एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी आते हैं, एंटीबॉडी बाइंडिंग एंटीबॉडी, जिनमें एंजाइम जुड़ा हुआ है वो डाल दोगे, अगर ये एंटीबॉडी होंगे तो ये बाइंड कर जाएंगे। सबस्ट्रेट डालने पर ये एंजाइम क्या कर देगा? ये एंजाइम कलर चेंज कर देगा। कलर चेंज करने का मतलब है ये एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इसके अंदर है, इनकी होने का मतलब है ये एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी है मतलब सैंपल पॉजिटिव है। तो यानी इस अलाइजा के थ्रू आप किसी भी पेशेंट का एंटीजन या एंटीबॉडी ढूंढ सकते हो। बस ध्यान रखना है, अगर एंटीजन ढूंढने हैं तो एंटीबॉडी कोटेड प्लेट लोगे, अगर एंटीबॉडी ढूंढने हैं तो एंटीजन कोटेड प्लेट लोगे। कौन सा एंजाइम जुड़ा हुआ होगा एंटीबॉडी के अंदर जो साथ में मिलती है? पेरोक्सीडेज, एंटीबॉडी बाइंडिंग पेरोक्सीडेज आते हैं, वो मतलब एंटीबॉडी आते हैं, और एंटीजन बाइंडिंग एंटीबॉडी भी आते हैं। और साथ में एक सबस्ट्रेट आता है जो उन एंजाइम की प्रेजेंस में कलर को चेंज कर देता है। ये किट आती है पूरी, जो समझ रहे हो, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बेस पर अर्ली डायग्नोसिस में यूज होती है, स्पेशली एड्स के केस में तो यूज होती है, आप जानते हो अर्ली डायग्नोसिस के लिए एड्स का पता लगा लेते हो उससे। तो ये होगी एप्लीकेशन। अब लास्ट में हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल में ध्यान रखना बहुत सारे एनिमल ट्रांसजेनिक है, पर 95% माइस को यूज किया जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर, 95% माइस। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, ट्रांसजेनिक एनिमल को हम कहां कहां यूज करते हैं? किसी भी जीन की, समझना, आपको फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट पता करना हो तो ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर ही आप इसकी स्टडी कर सकते हो, किसी भी जीन का, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट के लिए, पहला ध्यान रखना है बस। दूसरा, किसी भी डिसीज की स्टडी करनी हो तो आप ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करोगे। तो 4-5 डिसीज याद रखनी है आपको। कैंसर के केस में ट्रांसजेनिक एनिमल, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस और एल्जाइमर, इन 4 डिसीज के केस में अगर आपको स्टडी करनी है तो ह्यूमन पर नहीं कर पाओगे, इनके लिए ट्रांसजेनिक एनिमल चाहिए। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल, जिन जो इन डिसीज की स्टडी के लिए आप यूज कर सकते हो। या कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, जैसे थेरेप्यूटिक्स बनाए तो ट्रांसजेनिक एनिमल में ही बनाओगे, नॉर्मल एनिमल में नहीं। ठीक है, जैसे अल्फा एंटीट्रिप्सिन एम्फासीमा में यूज करते हैं, इसको आप ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू बना रहे हो। फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इनको ट्रीट करने के लिए भी प्रोडक्ट आप ट्रांसजेनिक एनिमल में ही बना रहे हो। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में आपको ध्यान रखना है अल्फा एंटीट्रिप्सिन फॉर एम्फासीमा, फिनाइल कीटोन यूरिया के लिए और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए जो प्रोडक्ट है वो आप इसी के थ्रू बना रहे हो। कोई डाउट? हाँ सॉरी बेटा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करते हैं। अल्फा एंटीट्रिप्सिन ध्यान रखना है आपको एम्फासीमा के लिए, और फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ट्रांसजेनिक एनिमल के थ्रू ही बना रहे हैं। एक मत भूल जाना, 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काउ बनाई थी रोजी। पहली ट्रांसजेनिक काउ कब बनाई थी? 1997 में। ठीक है, जो ह्यूमन, भाई सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होता है ह्यूमन मिल्क में होता है, तो हमने क्या काम किया, ह्यूमन मिल्क में उस प्रोटीन को बनाने वाले जीन को निकाला, ट्रांसजेनिक काउ जो हम बना रहे थे उसके अडर में डाल दिया। ठीक है, अब उसके मिल्क के अंदर ह्यूमन रिच, मतलब ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क था उसका। कौन सी ह्यूमन प्रोटीन थी? अल्फा लैक्ट एल्बुमिन। कितनी थी? 2.4 ग्राम पर लीटर। कब की बात है? 1997। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखनी है आपको। अगला लास्ट ध्यान रखना है आपको, वैक्सीन की सेफ्टी के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करते हैं। किसकी वैक्सीन? पोलियो वैक्सीन, ट्रांसजेनिक माइस यूज करते हैं। केमिकल सेफ्टी के लिए भी आप टॉक्सिसिटी पता लगानी है, ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करोगे। ठीक है, ये 5 स्टेप जितने मैंने अंडरलाइन किए, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट, इथिकल इशू ध्यान रखना है भाई। इतनी खतरनाक साइंस है, जहां आप मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए कर पा रहे हो तो कोई साधारण नहीं है। आप एनिमल जीन को प्लांट के अंदर, प्लांट जीन को एनिमल में एक्सप्रेस कर रहे हो तो पूरी बायोडाइवर्सिटी बिगड़ जाएगी। तो साइंटिस्टों ने जब ये चीज खोजी तो साथ में कमेटी बनाने पड़ी, हर कंट्री में कमेटी होती है, यस एथिकल, यस जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो इन एथिकल इशू को कंट्रोल करती है। ये परमिट करती है क्या काम करना है क्या नहीं काम करना। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ये याद रखना है बस, इससे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इससे आएगा। अगला ध्यान रखना है आपको यहाँ पर पेटेंट। पेटेंट की अगर मैं बात करूं
तो पेटेंट इन्वेंटर को ग्रांट किए जाते हैं, उसने जो रिसर्च की है उसमें नोबिलिटी है, नॉन ओबियसनेस है और यूटिलिटी है, तो ठीक है। किसके लिए ग्रांट किए जाते हैं? इन्वेंशन के लिए, खोज के लिए, या पहले से जो इन्वेंशन हो चुका है उसके इंप्रूवमेंट के लिए, या प्रोसेस, कोई प्रोसेस उसने जनरेट किया उसके लिए। क्वेश्चन नहीं आते पर ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट डिजाइन के लिए भी क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। स्टार्टिंग में इंडस्ट्रियल इन्वेंटर को ही ये चीजें होती थी, बाद में जाकर के बायोलॉजिकल एंटिटी, बायोलॉजिकल एंटिटी समझते हो, हाँ, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को इनको पेटेंट कराने के लिए एक पेटेंट ग्रांटेड कमेटी बनाई गई। यूएस, जापान और मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन के मेंबर थे, वो बायो पेटेंट करने का काम स्टार्ट किया इन तीन कंट्री ने मिलकर के, ठीक है। बायो पेटेंट की जब बात आई तो इन्होंने क्या काम किया, तीनों ने मिलकर के अलग अलग देशों में उनकी चीजों को अपने नाम पेटेंट कराना चालू कर दिया। इससे पब्लिक में बहुत गुस्सा आ गया। जैसे इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 2 लाख वैरायटीज हैं राइस की, चावल की 2 लाख वैरायटीज हैं, क्वेश्चन आएगा, जिसमें 27 वैरायटीज बासमती की हैं। जो इंडियन एंशिएंट टेक्स्ट, ठीक है, फॉल्कलोरी एंड पोएट्री, यानी इन सब के अंदर पहले से मेंशन है सदियों से कि भाई इंडिया चावल के मामले में बहुत रिच है। इस अमेरिकन कंपनी ने 1997 में, ध्यान रखना 1997 में, ठीक है, इंडियन राइस को, कौन सी कंपनी थी, यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस, इन्होंने हमारे राइस को पेटेंट करा लिया, बासमती राइस को। साथ में हमारे बासमती राइस के जर्म प्लाज्म को निकाल करके अपने नॉर्मल राइस में ट्रांसफर करके उसको बासमती में कन्वर्ट कर लिया और पूरी दुनिया में बेचना चालू कर दिया, जबकि वो इंडियन फार्मर्स का ही, ठीक है, समझ रहे हो, वो राइस था, ठीक है। तो और बोला कि समझ रहे हो, इस तरह ही नहीं, इन्होंने हमारी टर्मरिक और नीम को भी पेटेंट करा लिया। तो ये इन दुष्ट देशों की, समझ गए होगे कि ये चीजें थी कि इन्होंने कि पेटेंट राइट्स का वो लिया और उठा करके उन कंट्री जो अंडर डेवलप थे या डेवलपिंग थे उनकी चीजों को पेटेंट कराना चालू कर दिया। बायोपायरेसी, बायोलॉजिकल रिसोर्सेस को पेटेंट करा लेना बायोपायरेसी कहलाता है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथेंटिकिफिकेशन, या उस कंट्री से या उन वहां के लोगों से विदाउट कंपल्सरी पेमेंट दिए चीजों को पेटेंट करा लेना, बायोलॉजिकल एंटिटी को, इसको कहते हैं बायो पेटेंट या बायोपायरेसी, चुरा लेना बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को। बहुत अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं, बेस्ट अफ्रीकन प्लांट था पेंटा डिप्लेंड्रा ब्राजियाना, ब्राजीन, ठीक है। इस प्लांट की बात करूं, इसमें एक ब्राजीन नाम की प्रोटीन बनती है जो शुगर से 2000 टाइम मीठी है, यस 2000 टाइम स्वीट, ठीक है, शुगर से, समझना मेरी बात, लो कैलोरी है। तो इस यूएस कंपनी ने इस प्लांट को पेटेंट कराया, इस ब्राजीन को बनाने वाले जीन को पेटेंट कराया, इस जीन को अपनी माइज, मक्का के जो दाने होते हैं ना, उसमें इंसर्ट करके वहां से आइसोलेट करके पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, सोचो। तो ये इन्होंने जितनी अंडर डेवलप कंपनी या डेवलपिंग कंपनी के संग एक्सप्लॉयटेशन किया, स्पेशली अमेरिका ने सबसे ज्यादा, यूएस ने। तो पहले हमारे पास फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल था, ठीक है, बेकार था। अब जाकर के सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल आ गया है, इससे काफी चीजें इंप्रूव हुई हैं, पहले से पेटेंटिंग के अंदर काफी सुधार आया है। यहां आकर के चैप्टर आपका एंड हो जाता है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। पीवाईक्यू मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं, बहुत सारे पीवाईक्यू ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिए हैं, सारे पीवाईक्यू आप लगा लोगे, सारे पीवाईक्यू, बहुत सारे पीवाईक्यू जितने भी अब तक आए हुए हैं सारे ऐड हैं इसके अंदर, सारे पीवाईक्यू आप लगा लोगे। अब आपका कुछ बचेगा नहीं, यहां आकर के दोनों चैप्टर आपके बहुत अच्छी तरीके से एंड हो जाते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एप्लीकेशन का अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, तो ध्यान रखना, गोल्डन राइस, फ्लेवर सेवर टोमेटो, बीटी टॉक्सिन वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया, इंसुलिन वेरी इंपॉर्टेंट, जीन थेरेपी वेरी इंपॉर्टेंट, और मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे क्वेश्चन ही बनता, इन्हीं से बनता है क्वेश्चन। बाद में चैप्टर मैंने पूरा करा दिया है, ठीक है, अपना जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने प्रॉपर करा दिया, लगभग 2 घंटे में करा दिया है, ठीक है, क्लियर है। कल सेम टाइम मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ कराने वाला हूं, और परसों संडे को
संकल्प नीड वेदांतु चैनल पर, समझ लेना, ठीक है। आपका वन शॉट में पूरा इवोल्यूशन कराने वाला हूं विद PYQ। तो तैयार रहना कमर कस के, ठीक है, पूरा एकदम मोटिवेटेड फॉर्म में रहना, ठीक है। तो कल तो सेम चैनल पे मिल रहे हैं और परसों उस चैनल पे मिल रहे हैं। दोनों चैप्टर को एकदम बहुत बढ़िया तरीके से कल करा दूंगा, परसों पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन एकदम ब्रेन में सेट कराऊंगा। समझे?